सबसे पहले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? हैंड रेज़ कीजिए जल्दी से आप लोग। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? जी, नीलिमा मैम बताइए आप। 4 से 10 अक्टूबर 2023 को मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम क्या थी? नूतन मैम, थीम क्या थी? जी, वीरेंद्र सर आप बताइए। स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए, फिर अर्थ ओवरशूट डे वर्ष 2024 में किस तिथि को मनाया गया? अर्थ ओवरशूट डे। जी, रानी मैम बताइए आप। 1 अगस्त। 1 अगस्त को और भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है, वो क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1 अगस्त को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है, वो क्या है? कौन बताएगा? 2 चीज़ें हैं 1 अगस्त के दिन ही। जी, जी, बोलिए। और? जी, एक हो गया और दूसरा? कन्हैया सर आप बताइए। सर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत और बाल गंगाधर तिलक जी का निधन दोनों एक ही दिन हुआ था, ठीक है? और इसीलिए तिलक फंड की घोषणा की गई थी। तिलक फंड में उस समय 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए गए थे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चलिए, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जी, रानी मैम बताइए। सर 29 सितंबर। 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हार्ट डे, यानी वर्ल्ड हार्ट डे की थीम क्या थी रोहित सर? हैंड रेज़ आज कम हो रहे हैं। सर 2024 की यूज हर्ट फॉर एक्शन है। हाँ, यूज हर्ट फॉर एक्शन है। वर्ष 2023 की थीम क्या थी आयुषी मैम? यूज हार्ट नो हार्ट। हाँ, यूज हर्ट नो हर्ट। चलिए, उसके बाद है विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जी, नूतन मैम बताइए आप। 1 दिसंबर सर। 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी मनीष सर? सर लेट कम्युनिटी लीड। हाँ, लेट कम्युनिटी लीड, ठीक है। फिर विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है अनुज सर? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है अनुज सर? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल नहीं है सर, विश्व मृदा दिवस 22 अप्रैल नहीं है सर। जी, नूतन मैम आप बताइए। 5 दिसंबर। 5 दिसंबर, वेरी गुड। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है अमित सर? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अमित सर, नितिन। सर 10 दिसंबर सर। वेरी गुड। 10 दिसंबर को मनाया गया मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी नितिन? 10 दिसंबर को मनाया गया सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है महिमा मैम? स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक है? सर अनुच्छेद 9 से 22। नहीं 9 कहा जा रहे हैं ना, 9 नागरिकता में है ना मैम। अरे सॉरी सर 19 से 22। 19 से 22 है स्वतंत्रता, 19 से 22 है। ठीक है, सब समानता नहीं है। ऐसी चीज देखिए, ऐसे ही आता ना कि मतलब एक बार एक आ गया और फिर उसके बाद फिर सही भी करना होता है। चलिए ठीक है, समानता जो है भारतीय संविधान में कहां से कहां तक दिया गया है कन्हैया सर? सर 14 से 18। न्याय, जो न्याय है, भारत में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? यीशु मैम, कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है संविधान की प्रस्तावना में? यीशु मैम। सर 3 प्रकार का है। वेरी गुड। रुक जा, अरे मैम रुक जाइए। ठीक है, आपने बता दिया, अच्छी चीज है। मैं सारा ही बोल दिया। वही चीज है, मैं रोकना चाह रहा हूँ ना कि मतलब देखे और लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। वैसे 3 प्रकार की समानता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है ये बताएंगे अवधेश सर? स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। रुक जाइए 5 प्रकार में से पहला क्या है ये बताएंगी रानी मैम? 5 प्रकार में से पहली स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट है, लाइन से बताना है सबको, विचार। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है कन्हैया सर? दूसरे नंबर पर कौन सा? विचार अभिव्यक्ति। उसके बाद तीसरे नंबर पर बताएंगे मनीष सर? धर्म नहीं है सर,
तीसरे नंबर पर धर्म नहीं है, धर्म नहीं है सर, तीसरे नंबर पर धर्म नहीं है, अभय सर, अभय सर, विश्वास, वेरी गुड, विश्वास है। आगे नितिन बताएंगे चौथे नंबर पे कौन सा है? नितिन, फेथ हो गया, बिलीफ। नहीं, बिलीफ के बाद फेथ आता है, बिलीफ के बाद फेथ आता है, बिलीफ बता नहीं, जो विश्वास है वो बिलीफ है, और फेथ, तो फेथ, फेथ आता है बिलीफ के बाद। हाँ ठीक है, आगे प्रिंस सर बताएंगे उसके बाद क्या आता है? धर्म के बाद, धर्म के बाद क्या आता है? उपासना, वेरी गुड। देखिए ये इसलिए पूछ लिया क्रम से क्योंकि आयोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये क्रम तो पूछ ही चुका है, इसका भी क्रम पूछा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सीक्वेंस से पूछ लिया है, इसलिए हमें याद रखना होगा सीक्वेंस क्या है। जो समता है, जो समता है, कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है नीतीश सर? कितने प्रकार की समता, या किस किस चीज की समता का बात किया गया है नितिन मैम? प्रतिष्ठा और अवसर। हाँ, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है। उसके साथ साथ जो बंधुता है, बंधुता कैसी होनी चाहिए, कन्हैया सर बताएंगे, बंधुता कैसी होनी चाहिए? जी, बंधुत्व होना चाहिए, नहीं कैसी, सामाजिक सद्भाव। नहीं नहीं नहीं, कैसी नहीं, हिमांशु सर एकदम एग्जैक्ट संविधान का शब्द बताइए सर, ये आ सकता है एग्जाम में, इसलिए पूछा जा रहा है। सर वैसे जो कन्हैया सर ने बताया वैसा मुझे भी आया। नहीं, कौन बताएगा? नूतन मैम आप बताइए, संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता, जी बताइए। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। हाँ, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, समझ रहे हैं सर? यानी व्यक्ति की गरिमा भी रहे, राष्ट्र की एकता भी बनी रहे और अखंडता भी मतलब बनी रहे, ऐसी बंधुता चाहिए हमको। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तीनों भूलिएगा मत, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आएगा तो संविधान की प्रस्तावना से ही अगर प्रश्न गलत हो जाएगा, मतलब संविधान के प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ये ई फॉरवर्ड ना हो, 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है मनीष सर? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है मनीष सर? जी रानी मैम बताइए, रानी मैम, रानी मैम। 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। वैसे 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है सनाया मैम? 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी जी बोलिए मैम जल्दी से। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। हाँ, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। और जो उसके बाद है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है कन्हैया सर? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को विश्व उसके बाद विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और जो है उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है मोहित सर? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। यूनिसेफ दिवस, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है रोहित सर? रोहित सर, यूनिसेफ डे। हिमांशु सर बोलिए आप। 11 दिसंबर को। चलिए बहुत सही, वेरी गुड। आगे बढ़ते आ जाते हैं पुस्तकों वाले कोड पे। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग विजय सर बताएंगे। बिल गेट्स। बिल गेट्स, बिल गेट्स किसके संस्थापक हैं? बिल गेट्स किसके संस्थापक के साथ? माइक्रोसॉफ्ट। रुक जाइए सर, एक एक लोगों को बोले दीजिए। चलिए, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है आयुषी मैम? शशि थरूर। वेरी गुड। उसके बाद द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है स्वाति मैम? द विनर्स माइंडसेट, जी वेरी गुड। जस्ट ए मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर पुस्तक के लेखक कौन है अवधेश सर? डी सुब्बाराव। वेरी गुड। डी सुब्बाराव किससे जुड़े हुए हैं तालनी मैम? डी सुब्बाराव किससे जुड़े हुए हैं, किस सिस्टम से जुड़े हुए हैं रानी मैम? आरबीआई।
आरबीआई से, वैसे बैंकिंग सिस्टम से भी बोला जा सकता है, बैंकिंग या आरबीआई से, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महिमा मैम। सैम पित्रोदा। वेरी गुड, सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रिशु मैम। द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंट। जी, सर गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस देश से जुड़े हुए हैं? नूतन मैम। श्रीलंका से सर। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रांजल विशाल सर, विशाल सर। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अरुण सर। करुणा दिसानायके सर। करुणा नहीं, अरुणा दिसानायके। वेरी गुड, अरुणा दिसानायके। वहां पे नए, हाँ अनुरा बोलती है, अरुणा दिसानायके। वहां पे प्रधानमंत्री कौन बनी है हाल ही में? वहां पे नई प्रधानमंत्री बनी है। जी अश्विनी सर आप बताइए। हरणी अमर सूर्या। वेरी गुड, हरणी अमर सूर्या जो है वहां की नई प्रधानमंत्री बनी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम वहां पे मैक्सिको में नई राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको की नई राष्ट्रपति कौन है? जी हर्षित सर आप बताइए। क्लाउडिया शिनबॉम है, ठीक है। चलिए उसके बाद द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हंग्री टाइड नित्या मैम आप बताइए। अमिताभ घोष हैं। उसके बाद 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी विवेक से बताएंगे। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा ठीक है, जनरल मुकुंद नरवणे जी हैं। अभी हाल ही में नए जो थल सेना अध्यक्ष है किसे बनाया गया है? हाल ही में नए थल सेना अध्यक्ष किसे बनाया गया? रिशु मैम। मनोज पांडे है क्या सर? नॉट कंफर्म बट शायद। और कोई कंफर्म कीजिए। आयुषी मैम आप बताइए। सर उपेंद्र द्विवेदी है क्या? अब दोनों लोग कंफ्यूजन में हैं। हिमांशु सर। उपेंद्र द्विवेदी लग रहा है सर, उपेंद्र द्विवेदी है, मैंने कहीं पढ़ा है। उपेंद्र द्विवेदी है सर, वो शायद पहले से मनोज जो है। जी जी जी, हाँ जी सर, उपेंद्र द्विवेदी है, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है चलिए नोट कर लीजिएगा, नया चेंज हुआ। पूछते हैं नितिन नाम हो उनका, सुनती हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नए जो थल सेना अध्यक्ष बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। ठीक है इसको याद रखिएगा, माइल्टा फॉलोइंग में आ सकता है, दोनों तीनों को बदले गए हैं। ठीक है फर्टिलाइजर्स द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी पुस्तक के लेखक कौन है? कन्हैया सर। मनसुख मांडविया जी हैं। 11 रूल्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नितिन। 11 रूल्स माई लाइफ। चेतन भगत। 11 रूल्स फॉर लाइफ। ठीक है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? शालिनी मैम। रघुराम राजन एवं रोहित लांबा। वेरी गुड, रघुराम राजन जी का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न, नए भारत का सामवेद पुस्तक के लेखक कौन है? मनीष सर बताएंगे। नए भारत के सामवेद पीएम नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संकलन है, संविधान में दिए संसद में दिए गए भाषणों का संकलन है। इस पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है ये बताएंगे अमित सर। सर मैं रिकॉल पा रहा है सर, अभी कल बताया गया। रिशु मैम आप बताइए। सर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। ठीक है अमित सर याद रखिए, प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? भूपेंद्र सर। भूपेंद्र सर, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। अश्विनी सर। एंडी मैरिनो। उसके बाद प्रॉफिट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? रोहित सर। प्रॉफिट सॉन्ग, संदीप सर। खलील जिब्रान है इसके? नहीं, प्रॉफिट सॉन्ग के खलील जिब्रान नहीं है, प्रॉफिट सॉन्ग के खलील जिब्रान नहीं है। पॉल लिंच। ये पॉल लिंच किस देश से जुड़े हुए हैं? संदीप सर। आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड की राजधानी क्या है? अमन सर, आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी क्या है?
डब्लिन है। आयरलैंड, हेलेंस्की कौन बता रहा है? हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड जो है, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में कौन सा पास है? कौन सा पास है, कौन बताएगा? कौन सा पास है? आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में कौन सा पास है? कन्हैया सर बताइए आप। नॉर्थ चैनल। नहीं, हाँ नॉर्थ चैनल है, एक और है सेंट जॉर्ज चैनल, दो चीजें, ठीक है। सेंट जॉर्ज चैनल है, नॉर्थ चैनल है, साथ में आयरिश सागर भी है, ठीक है। तीन चीजों को याद रखिएगा, सेंट जॉर्ज चैनल, आयरिश सागर और साथ में है नॉर्थ उत्तरी चैनल, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, ये पूछ सकता है क्योंकि सर जी जी पूछे अनु सर। पास चैनल कहते हैं क्या? जी जी, पास जो होता है उसे चैनल भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। पास वो दर्रे के लिए नहीं है यहाँ पे, वो जो पास कराते इससे कौन सा, सर ठीक एक है। बार रिपीट कर दीजिए। मैम देखिए, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की नहीं, ग्रेट ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है उसके बीच में जो चैनल है उसे बोलते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। नीचे से ऊपर है, ये मान लीजिए दक्षिण से उत्तर जहाँ चल रहे हैं, सेंट जॉर्ज चैनल, फिर आयरिश सागर है और फिर ऊपर है उत्तरी चैनल, नॉर्थ चैनल, ठीक है। हो गया मैम? मैम हो गया, सेंट जॉर्ज चैनल, आयरिश सागर और उत्तरी चैनल, ठीक है। चलिए, ठीक है अनु सर, क्लियर हो गया? अनु सर जी सर। चलिए, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट सॉन्ग हो गया आयरलैंड से, ठीक है। उसके बाद लायन दैट ड्रंक द मून पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पे तो हैंड ज्यादा आना चाहिए, कम से कम 50। अर्चना मैम बताएंगी। सर एफ सोमनाथ। एस सोमनाथ। एस सोमनाथ किससे जुड़े हुए हैं? रूपाली मैम बताएंगे। एस सोमनाथ किस संस्था से जुड़े हुए हैं? सर डीआरडीओ से। डीआरडीओ कहाँ जी मैम, कहाँ आप जा रही हैं? अब है सर इसरो से। इसरो के स्थापना, इसरो से इसरो की स्थापना कब हुई थी स्वाति मैम? 1969। 1969, लेकिन 1969 से 100 ईयर पहले भारत में किसी महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। 1969 से पहले 100 ईयर पहले किसी भारत के महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। अर्ची मैम बताएंगी। सर महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। कहाँ हुआ था ये जन्म, कन्हैया सर? सर पोरबंदर। वेरी गुड, पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चलिए, गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1909 में लिखी गई थी। उस पुस्तक का क्या नाम है आयुषी मैम? नवजीवन। नहीं नहीं, नवजीवन तो इनकी पत्रिका है। कन्हैया सर बताइए आप। हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है ये इंग्लैंड से यात्रा के, इंग्लैंड से निकले हुए थे, जा रहे थे अफ्रीका, तो जहाज पर पत्रकार को दिए गए इनके प्रश्नों का संकलन हिंद स्वराज, ठीक है। एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका क्या नाम है? स्वाति मैम बताएंगी। ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। वेरी गुड, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनकी ऑटोबायोग्राफी का ये नाम क्यों रखा गया, ऋषि मैम बताएंगी। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम ये क्यों रखा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्यों रखा गया होगा? सर कंफर्म नहीं है, बट शायद सर अनुमान लगाइए, नहीं बता पाऊंगा। अनुमान लगाइए, अनुमान लगाइए। सर हो सकता है लोगों को सर एग्जांपल के लिए रिसर्च कर करके क्या क्या इनको, नहीं मैम देखिए, दक्षिण अफ्रीका से इंडिया गांधी जी ने इसे अपनी आत्मकथा को इसका नाम ये रखा, इसलिए रखा ना कि सत्य क्या है ये गांधी जी को खुद नहीं पता था। वो प्रयोग कर रहे थे सत्य के साथ, समझ रही हैं? मतलब आप देख रही हैं कि गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरुआत में अफ्रीका में अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। फिर बोअर युद्ध मेडल मिलता है, भारत वापस आते हैं, बोअर युद्ध मेडल वापस लौटा देते हैं, फिर असहयोग करते हैं, फिर सविनय अवज्ञा करते हैं, फिर भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। यानी वो प्रयोग कर रहे थे, जो प्रयोग उनका सफल हुआ वो आगे बढ़ाए, जो नहीं हुआ फिर चेंज कर दिया ना। जैसे सत्याग्रह उनका सफल प्रयोग था, सत्याग्रह को उन्होंने कई जगह पर यूज किया, लेकिन असहयोग आंदोलन किया, नहीं सफल हुआ, फिर सविनय अवज्ञा किया, फिर वो भी उतनी तरह से सफल नहीं हुआ, भारत छोड़ो चला दिया। ठीक है मैम, सभी लोगों को समझ में आ गया ये? मतलब सत्य क्या है, ये प्रयोग था उनका, सत्य के साथ प्रयोग कर रहे थे। मतलब है ना कि हम सभी प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग सफल हो गया तो अच्छी चीज है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा लाएंगे। जैसे बल्ब का खोज किसने किया है हिमांशु सर? बल्ब की खोज किसने किया, बल्ब का आविष्कार? क्या सर?
एडिसन, हाँ एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन जी ने, एडिसन ने बल्ब की खोज के लिए कितने प्रयोग किए होंगे, कौन बताएगा? लगभग कितने प्रयोग किया गया था? नितिन बताओ। 1500। ठीक है, लगभग 1500 प्रयोगों के बाद बल्ब का आविष्कार हुआ। जब 1200 से अधिक प्रयोग कर लिए, उनके किसी फ्रेंड ने बोला कि क्यों लगे हुए इसके पीछे, नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा 1200 मुझे तरीके पता चल चुके हैं जिससे नहीं बल्ब हो सकता है, अगला हो सकता है आ जाए। 1200 तो असफल हो गए, ठीक है, लेकिन अगला हो सकता है, यानी उन्होंने हार नहीं मानी। तो ऐसे ही गांधी जी भी सत्य के साथ प्रयोग कर रहे थे और लगातार वो इसलिए अपनी ऑटोबायोग्राफी भी रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और पुस्तक है नाइफ, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर द एन अटेम्प्ट मर्डर। स्वाति मैम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नाइफ सलमान रुश्दी हैं। उसके बाद थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? नूतन मैम। टीएन सेशन किससे जुड़े हुए थे? विशाल सर, टीएन सेशन किससे जुड़े हुए थे, किस संस्था से जुड़े हुए थे? विशाल सर। नहीं 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 नहीं, नाजरीन मैम आप बताइए, टीएन सेशन किस संस्था से जुड़े हुए? भारत के किसी संवैधानिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं ये। जी जी, पूर्व चुनाव आयुक्त, वेरी गुड। जो चुनाव आयुक्त हैं, भारत के चुनाव आयुक्त, यानी भारत का चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत का चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में? अदिति मैम बताएंगी, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? सर आर्टिकल 324। वेरी गुड, आर्टिकल 324 जो है संविधान के किस भाग में है? आर्टिकल 324 भारत के संविधान के किस भाग में है? ये प्रदीप सर बताएंगे। 15 भाग 15 में है, ठीक है, ये भी याद रखना है। वैसे भाग 14 का किससे संबंधित है? अश्विनी सर बताएंगे, भाग 14 का किससे संबंधित है? अधिकरण से संबंधित है। जो 323 का है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 है, 323A किससे संबंधित है? एकता मैम, 323A, एकता मैम, भूपेन्द्र सर, 323A अधिकार चाहिए अधिकरण, लेकिन उसमें विशेष कुछ है, कुछ जुड़ा हुआ है, 323 से प्रश्न आया हुआ है सर। प्रशासनिक अधिकरण, अखिल भारतीय नहीं, इसे प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण है। और जो अन्य अधिकरण स्थापित किए जाते हैं 323B के तहत किए जाते हैं, ठीक है, 323B के तहत, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित अधिकरण होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होगा, वो किसमें होगा? वो होगा 323A में। और जो अन्य अधिकरण है जैसे एनजीटी है, इसके बाद जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ऐसे जितने भी बनेंगे वो सब किसके तहत बनेंगे? 323B के तहत बनेंगे। समझ आ रहा है सबको? कोई उधर ग्रुप में मैसेज कर रहा है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई किसी की क्लास नहीं चल रही है? हाँ सर, किसी ने किया है सर, कोई अजय करके, अजय सर कर रहे हैं, तो वहां पे एक मैसेज डाल दो अभी तो। मैंने किया है। तो अच्छा, तो क्लास तो चले, आप तो क्लास में जाए ना सर। अच्छा अभी देख रहा हूँ, किसी को पता नहीं था उसको बताया। ठीक 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 सर, हो गया, जुड़ गया जो किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पागल खाना पुस्तक के लेखक हैं कौन? वो पागल खाना पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप सर, संदीप सर। महिमा मैम आप बताइए, पागल खाना पुस्तक के लेखक कौन है? सर ज्ञान चतुर्वेदी। हाँ, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? अर्चना मैम, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। वेरी गुड। चलिए आ जाइए अब पेज नंबर वही जहां पर हम लोग स्टार्टिंग में थे, अब इसको करते हैं, फिर बीच बीच में हम इंपॉर्टेंट चीजों को देख के चलेंगे। पहले यहाँ पे कुछ पेज को कर लेते हैं, फिर बजट की तरफ चलेंगे, क्योंकि बजट रिवीजन वाला है तो उसके लिए थोड़ा सा कम टाइम रखेंगे। ये पहली बार पढ़ा जा रहा है इसलिए हम लोग इसको आगे चलते हैं। पेज नंबर 45 पे आ जाइए सभी लोग, पेज नंबर 45 जल्दी से, दृष्टि के पेज नंबर 45 पे। और पेज नंबर 45 पे पहुंच के सभी लोग हैंड रेज कर दीजिएगा। पेज बजट जितना पढ़ा है उतना ही है क्या? नहीं सर, और अभी पढ़ाएंगे और बताएंगे सर, अभी मतलब रिवीजन कराएंगे ना, तो वो रिवीजन का क्रम है, पहले इधर भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए ना, तो फिर ये पीछे रह जाएगा। आधे घंटे इसको देख लेते हैं, फिर 1 घंटे उसको देखा जाएगा, 1 घंटा बजट पे दिया जाएगा। चलिए तो सभी लोग पेज नंबर 45 पे पहुंच गए तो हैंड रेज कर दीजिए और फिर अपना हैंड रेज हटा दीजिएगा, अनावश्यक रूप से हैंड रेज ना रखिएगा। चलिए तो पहुंच गए मैक्सिमम लोग पेज नंबर 45 पे।
आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि से संबंधित हम लोग देख चुके थे। श्री राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 22 जनवरी को। कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 को। और गर्भगृह में रामलला जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी ये 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्ण यानी काले ग्रेनाइट से बनाया गया था, ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया गया है। ग्रेनाइट जो है एक आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान से बनती है, ठीक है। और इसका जो रूपांतरण होता है वो होता है नीस में। ग्रेनाइट का शिस्ट में होता है ग्रेनीसी, हाँ नीस में होता है, फिर शिस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद है जो कमल के फूल के आकार के आधार पर प्रभु की जो प्रतिमा है उसे खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। भगवान राम के जो 10 अवतार हैं, 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, उसके बाद नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इसे सीक्वेंस में याद रखिएगा। हो सकता हो कि इस बार प्रश्न जहां से उठा ले क्रम करने के लिए भगवान के 10 अवतारों को, ठीक है। उसके बाद भगवान राम की जो प्रतिमा है, इनके जो मूर्तिकार हैं वो अरुण योगी राज जी हैं और इनका नाम रखा गया है बालक राम। नाम रखा गया है बालक राम। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्म मंदिर की जो विशेषता है उसे क्या है, ठीक है। ये जो है नागर शैली में बनी हुई मंदिर है। सबसे पहला तो ये नागर शैली में बना हुआ है। अगर नागर शैली से रिलेटेड मेंस में प्रश्न आता है तो इसका एग्जाम्पल रखा जा सकता है कि हाल ही में राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है वो भी नागर शैली में किया जा रहा है। वैसे मंदिर निर्माण शैली कितनी थी? मंदिर निर्माण की शैलियां कितनी है भारत में? जी ऋषि मैम बताइए आप। सर 3 है। कौन कौन सी है ऋषि मैम? रुक जाइए अर्चना मैम। सर द्रविड़ है, हाँ नागर है, हाँ और बेसर। हाँ बेसर, वेरी गुड। बेसर, नागर और द्रविड़। जो नागर शैली के मंदिर हैं वो किस तरफ बनाए गए हैं? अजय सर बताएंगे। नागर शैली के मंदिर भारत के किस भाग में बनाए जाते हैं? उत्तर भारत में सर। उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो किस शैली में बनाए जाते हैं? अदिति मैम, अदिति मैम। द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। जो बेसर शैली के मंदिर हैं वो भारत के किस भाग में बनाए जाते हैं? नितिन, बेसर शैली के मंदिर किस भाग में बनाए जाते हैं? नितिन। अमित सर आप बताइए। सर ये दोनों का मिक्स है सर। दोनों का मिक्स है, लेकिन भारत के किस भाग में बनाया जाता है? भारत के किस भाग में बनाया जाता है? सब मिडिल ईस्ट। नहीं 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 उड़ीसा साइड में सर। नहीं, भारत के मध्य भाग में सर। ये जो विंध्याचल और ये सतपुड़ा वाला भाग है, विंध्याचल और इसके बीच वाले भाग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसर शैली में बन रहा है ये मंदिर, बेसर शैली में बन रहा है। चलिए जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। से कृष्णा नदी के बीच में ये पाया गया। एक लोग बोलिए पहले, एक लोग बोलिए जल्दी से बोलिए सर। कौन? अनु सर पहले आप बोल लीजिए। सर ये द्रविड़, नागर, बेसर इंडिया के किस किस पार्ट में बनाए जाते हैं एक बार बता दीजिए मुझे। अच्छा सॉरी, द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो दक्षिण है। द्रविड़ और दक्षिण दोनों ऐसे जोड़ सकते हैं, दक्षिण और द्रविड़, ठीक है। दक्षिण में द्रविड़ शैली है, ठीक है। और नागर यानी जो नगरों में बने हुए मंदिर हैं, जो नगरों में बने हुए मंदिर है उन्हें नागर कहा गया था। और ये उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता है। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो कैसी हैं? नागर शैली में है। और बेसर शैली जो है नॉर्थ से नागर है। जी जी, नार से भी नागर कर सकते, वेरी गुड, नार से नागर हो जाएगा। और तीसरी चीज बेसर शैली जो है द्रविड़ और नागर का मिश्रण है, जो बीच वाले भाग में है, जो विंध्याचल और इधर जो विंध्याचल पर्वत से लेके विंध्याचल के दक्षिण में और सतपुड़ा के बीच वाले हिस्से में, यानी मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, मध्य प्रदेश उड़ीसा वाले भाग में यहाँ पर है। और कोई बोल रहा था सर, थोड़ा सा बोलिए, मैं यहाँ पे नाम नहीं देख पाया था, प्लीज सर। स्पेसिफिकली कृष्णा नदी तक। हाँ कृष्णा, वेरी गुड, कृष्णा नदी के बीच में है। विशाल सर आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है, थोड़ा सा माइक या फिर नेटवर्क के पास आ जाइए, नेटवर्क में। उड़ीसा में सर नागर शैली के मंदिर है सर, उड़ीसा में नहीं है सर। देखिए सर, मतलब वहाँ पे कुछ मंदिर हैं, वहाँ पे एक दो मंदिर है जो मिश्रित वाले हैं, वैसे बेसिकली नागर वाले ही हैं, ठीक है, मैक्सिमम। आगे कोई और सर बोल रहे थे, जल्दी। सर तो पंचायतन शैली किससे संबंधित है सर? पंचायतन सर मंदिर निर्माण की एक शैली है, जो नागर शैली के मंदिर बनते हैं उन्हीं में से एक शैली है शायद। अभी मैं थोड़ा सा इस पर कंफर्म नहीं हूँ, बाद में बता दूंगा सर आपको, निखिल सर। एक लोग, अभय सर रुक जाइए, अभय सर आप रुक जाइए, पहले कौन बोला था? प्रतिष्ठान जो इसमें होता है ना पंचायत में सर, मेन जो मुख्य देवता वो
चारों कोनों में उसके मतलब गौड़ देवता होते हैं, मतलब कि जी जी, पंचायत पंचायतन इसीलिए बोल रहे हैं ना कि जो नागर शैली के मंदिर हैं, एक मुख्य होता है, उसके चारों तरफ दशावतार मंदिर जो है, हाँ दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बनते जी, दशावतार मंदिर है। नहीं, हम जो बता रहे हैं कि पंचायतन में क्या होता है कि एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों तरफ जो है छोटे-छोटे अन्य मंदिर बना दिए जाते हैं। तो ये नागर शैली की मंदिरों की विशेषता पंचायतन शैली आ जाती है थोड़ी-सी उसमें जुड़ के। ठीक है सर? कौन सर पूछ रहा था? नाम हैं। ठीक है, निखिल सर, समझ में आ गया? तो मतलब मंदिर की ही एक बीच की विशेषता है। चलिए, तो ये ओके सर। चलिए नागर स्टाइल के मंदिर है सर, जी, वो बेसिकली हिमालय से लेकर के अगर आप देखें तो विंध्याचल के अपर रेंज तक आपको मिलेंगे, जिसको फर्दर 3 भागों में क्लासिफाई किया गया ब्रॉडली। जी, एक तो उड़ीसा स्टाइल जी, और एक है आपकी चंदेला स्टाइल जो खजुराहो के आप देख रहे हैं, और थर्ड वन है गुजरात सोलंकी स्टाइल। जी, इन 3 को इसको डिवाइड किया गया था। उसी प्रकार द्रविड़ स्टाइल जो है, द्रविड़ स्टाइल का स्टार्टिंग जो हुआ वो हुआ पल्लवा पीरियड से। जी, जो पीक पीरियड आया वो आया चोला काल में, और चोला काल से फर्दर फिर ये विजयनगरा स्टाइल में गया, और विजयनगरा से फिर ये गया नायका स्टाइल में। जी, 4 इसमें हम विशेष रूप से देखते हैं। जी, इसी जी, प्रकार वेसरा स्टाइल को देखें तो वेसरा स्टाइल में चालुक्य स्टाइल तो प्रोमिनेंट होती है वेसरा स्टाइल में। जी, उसके अलावा हम देखें तो राष्ट्रकूट के भी कुछ मंदिर हमको दिखाई पड़ते हैं इसमें, और होयसलास के भी कुछ मंदिर हमको वेसरा स्टाइल में ही देखने के लिए मिलते हैं, जो इस बार यूनेस्को में भी हाँ, इंक्लूड किए गए। जी, जी, होयसल मंदिर जो है। जी, जी। जी, और बस ठीक है। ये अच्छे अच्छे सर सुनील सर ने आपने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार इसको मंदिर निर्माण की शैलियों को देख लीजिएगा। ये मेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। प्री के लिए हम लोगों को बस थोड़ा-सा जो आता है वहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नागर जी, वहाँ से सर बोलिए। सर अब इसको देखना पड़ेगा। कोणार्क मंदिर जो है नरसिंह वर्मन के जी, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये सब नागर स्टाइल में है। जी, ओके सर, थैंक यू। जी मैक्सिमम मंदिर नागर स्टाइल में है। वहाँ एक और है। ठीक ठीक, हिमांशु सर क्लियर हो गया आपका? अब उसमें थोड़ा मतलब टाइप के विमान होते हैं सर, उसमें विमान में बस अंतर है, बाकी नागर शैली में बने सर। चलिए उड़ीसा ठीक के मंदिर। चलिए ठीक है। बस इसी को रोक उड़ीसा में हाँ अंतर आता है बिल्कुल, उसमें तो कवरिंग भी रखी गई है सर, क्योंकि नागर स्टाइल के मंदिर कवर नहीं किए जाते, जबकि जगन्नाथ मंदिर को देखें कवर भी किया गया। जी, जी, ओके। नाट्य मंदिर, भोग मंदिर भी इसमें बनाए गए। ओके, चलिए ठीक है। बस अब इतना ही रहने देते हैं। मंदिर को फिर वो विशेष जब मेंस वाला देखा जाएगा तो वहाँ क्या जाएगा। इतना हम लोगों के लिए काफ़ी प्री के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नागर शैली की जो मंदिर है, इनका नागर शैली में बना हुआ है श्री राम जी का मंदिर और ये 380 फीट है, ठीक है? इसकी लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम जो है 380 फीट है, चौड़ाई जो है 250 फीट, ऊँचाई 161 फीट है। ऊँचाई याद रखिएगा, चौड़ाई और लंबाई ध्यान देने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ऊँचाई कितनी है? 161 फीट है, ठीक है? और प्रत्येक मंजिल की ऊँचाई जो है 20 फीट होगी। 3 मंजिल बनेंगे और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई जो है 20 फीट होगी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 मंजिल बनेंगे। वैसे जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? कौन बताएगा? कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? जी, मनीष सर बताइए। 5 मंदिर। 5 है सर। 5 मंजिल है। उसमें से अलग-अलग नाम जुड़ते हैं, अलग-अलग शासकों का नाम जुड़ता है। पहले शासक का नाम कौन-सा है बताएंगे मनीष सर? मनीष सर, पहले शासक का नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक सर। वेरी गुड। दूसरे शासक का नाम क्या है? कन्हैया सर, दूसरे शासक का नाम? सर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तीसरे शासक का नाम क्या है? केपी सर, तीसरे शासक का क्या नाम है? केपी सर। आमिर सर आप बताइए। सर 5वां मंजिला जो बना था ना सर। नहीं, तीसरे शासक जिनका नाम संबद्ध होता है। 5वां मंजिल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी बस आपको बताना तीसरे शासक जिनका नाम संबद्ध होता है। नितिन। नितिन। नूतन मैम आप बताइए। अलाउद्दीन खिलजी सर। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ है मैम? सर मैं बताऊं? जी मैंने एक लोग अभी पहले अभी फिरोज शाह तुगलक। तीसरा फिरोज शाह तुगलक है। बिजली गिर गई थी तो उसकी खराब हो गई थी। ठीक है, रुक जाइए। हम फिर नाम संबद्ध जाए। ऋषु मैम बताएंगे चौथा नाम किसका है? ऋषु मैम। सर मुझे तो 3 ही पता थे। चौथा नाम एक और कौन बताएगा? सचिन सर आप बताइए।
नहीं, सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी। चौथा भी जोड़ लीजिए, सिकंदर लोधी भी उसमें मरम्मत से संबंधित आता है, ठीक है। ये नाम कभी भी, ठीक है, 4 नाम जोड़ लीजिए, ये लाइन से है और इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। अभी पूछा नहीं है, लेकिन चारों नामों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, और एक चीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस मर्यादा को बना के रखिए कि अगर कोई एक सदस्य बोल रहे हैं तो कृपया तुरंत अपना माइक ऑफ कीजिए। दरअसल क्या होगा ना, हाउस पॉज में कोई किसी की आवाज को नहीं सुन पाएगा, कोई किसी की आवाज को नहीं सुन पाएगा। इसलिए पहले आप लोग इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ग्रुप की मर्यादा इसी से बनी रहेगी, क्योंकि क्लास सभी को तभी समझ में आएगी जब सभी लोग एक एक करके बोलेंगे। सबको मौका दिया जा रहा है बोलने का, ठीक है, तो बस एक एक करके बोलिए, अच्छी रहेंगी, सब लोग सुनेंगे भी आपकी बातों को ध्यान से। जैसे सुमित सर बोले, सभी लोग सुने थे, और ऐसे कन्हैया सर बोले, केपी सर, मतलब कोई भी बोलेगा सभी सुनेंगे, तो इससे लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, और क्लास जब रिकॉर्ड हो के भी आप लोग सुनेंगे तो भी अच्छा लगेगा, आप ही लोगों के लिए अच्छी चीज होगी। चलिए, तो इसमें टोटल 20 फीट की मिलती जी। सर एक छोटा सा डाउट है। जी मैम बताइए। सर मैंने भी ना दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पे देखा है सर, उसमें तो सिकंदर लोधी नहीं आ रहा है सर। 1315 में अलाउद्दीन खिलजी जरूर दे रखा है सर, विस्तार कराया था उसने। मैम चलिए, अब हम इसको इतिहास वाली इस चीजों से उठा के दे देंगे जहां से मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है मैम, ऑथेंटिक सोर्स से उठा के आपको दे देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी, लोधी का सब दिया, vacationindia.com पे दिया है। ठीक है, हम उसको कर देंगे, अब इसको करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाल स्वरूप जो है, बालक प्रतिमा का श्री राम दरबार होगा, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कितने मंडप हैं? 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है, ये 5 मंडप होंगे। और इसके बाद जो अन्य चीजें दी हुई हैं, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम जो चीजें हैं वो बालक राम स्वरूप आएगा, प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे, जो न्यास था, न्यास वाला तो अध्यक्ष पूछा जा चुका है। न्यास से संबंधित जो प्रश्न है, आरोप प्री 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है, इसे देखिएगा। और इसके बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें सूर्य तिलक होगा, ठीक है। भगवान राम का जो सूर्य तिलक है, जो राम जन्म श्री राम क्या माना जाता है, एक राम क्या बुलाते हैं, नहीं रामनवमी, हाँ रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन, एकदम एग्जैक्ट दिमाग में आ ही नहीं रहा है। रामनवमी के दिन सूर्य तिलक किया जाता है भगवान राम को। कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्य भगवान की जो जब दोपहर के समय में आते हैं तो उनके जो मस्तक पर सूर्य भगवान का जो कुछ डिजाइन इस तरह से सेट किया गया है पाइप के थ्रू, और स्टील और सारे साइंटिफिक डिजाइन तैयार किया गया है, उसके थ्रू भगवान सूर्य तिलक किया जाता है, ठीक है, भगवान राम का। तो इतना आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, अगली तरफ देखेंगे, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान प्रश्न बन सकता है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, जहाँ पर इसरो का भी मुख्यालय है, ठीक है। तो सूर्य पथ और प्रकाश की पर जो तकनीकी सहायता दी है उसने दी है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा। उसके बाद CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, यानी जो सूर्य तिलक का यंत्र है उसे डिजाइन करने का काम किसने किया है? CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने किया है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सूर्य तिलक यंत्र किसने तैयार किया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। प्रश्न ये बन सकता है, CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की में है। कहाँ है? रुड़की में। अंतिम में आपका कोई क्वेश्चन था कि आपने हैंड रेज किया था तुरंत? मनीष सर कुछ बोलना है क्या आपको? हाँ सर, ये अभी जो आपने स्टेट से सर, ये मैं पूछना था कि ये भी एक बार रिवाइज करना है सर, जो स्टेट से सामग्री लाई गई थी, गुलाबी रंग का पत्थर। नहीं, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, बस ऐसे रैंडमली पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आ भी नहीं सर। सुधा मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, किस पेज पे पढ़ा रहे हैं? मैम पेज नंबर 45। जी सर, कई दिन के बाद ज्वाइन की हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलिए। तो उसके बाद आइए, विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि जो है इंपॉर्टेंट, ये मंगल जो ध्वनि है वाद्य यंत्र है, ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड हम लोग हो सकते हैं। ये नहीं पूछेगा कि भगवान राम का जब राज तिलक हो रहा था या राज्याभिषेक ये किया जा रहा था, रामलला जी की प्रतिमा जी का उद्घाटन किया जा रहा था, तब क्या क्या वाद्य यंत्र बजे, ये नहीं पूछेगा। हम लोगों से ये पूछ सकता है जो निम्नलिखित वाद्य यंत्र दिए हैं किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, किस राज्य से कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है पखावज, बांसुरी और ढोलक।
पखावज, बांसुरी और ढोलक। ये तो सभी लोग जानते हैं, बांसुरी जो है मथुरा में भगवान कृष्ण को प्रिय है। पखावज और ढोलक से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। कर्नाटक में बीड़ा, कर्नाटक में क्या है? बीड़ा। आप देखेंगे कि जो केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, शायद वहां पे भी बीड़ा एक रखी गई है, केम्पेगौड़ा की प्रतिमा के पास, जो केम्पेगौड़ा कह रहे हैं, जो हवाई अड्डा है कर्नाटक का, क्या नाम है उसका? कर्नाटक के हवाई अड्डे का क्या नाम है जो बेंगलुरु में है? केम्पेगौड़ा। हाँ, तो वहां पे भी शायद रखा गया है। और भगवान राम का जो अभी यहाँ पे मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो जो एक चौराहा है वहां पे भी बीड़ा रखी गई है, ठीक है। तो कर्नाटक, हाँ, लता मंगेशकर के पास, ठीक है, लता मंगेशकर चौक के पास, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो कर्नाटक में बीड़ा है, पंजाब में अलगोजा है, पंजाब में क्या है? अलगोजा, ठीक है। महाराष्ट्र में सुंदरी वाद्य यंत्र है, ठीक है। ओडिशा में मर्दल है, मध्य प्रदेश में संतूर है, मणिपुर में पुंग है, असम में नगाड़ा और काली है, छत्तीसगढ़ में तंबूरा है, दिल्ली में शहनाई है, ठीक है। और फिर राजस्थान में रावण हत्था है, रावण हत्था, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न आएगा तो हम लोग राजस्थान की तरफ निश्चित रूप से नहीं भागेंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा राजस्थान में रावण हत्था है। पश्चिम बंगाल में श्रीखोल और सरोद है, ठीक है। वैसे सरोद वादन में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछता है, कौन बताएगा? कन्हैया सर बताइए आप, सरोद वादन में। अमजद अली खान, अमजद अली, वेरी गुड, अमजद अली खान है सरोद वादन में, ठीक है। और फिर तमिलनाडु में नागस्वरम, तविल और मृदंगम है। आंध्र प्रदेश में घटम है। झारखंड में सितार है। सितार से संबंधित कोई नाम अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर किसी को पता हो बताइए। और कोई हैंड रेज कीजिए, एक लोग हैं खाली, सिर्फ एक हैंड रेज है जी। नित्या मैम बताइए सितार से संबंधित। सर रविशंकर। रविशंकर सौरसिया, कन्हैया सर सही है ये? जी सर। चलिए, वेरी गुड नित्या मैम, थैंक यू। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, फिर झारखंड में सितार हो गया, गुजरात में शंतार हो गया, बिहार में भी पखावज है, पखावज उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह पर है, और उत्तराखंड में हुड़का है, ठीक है। तो ये प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न मैच द फॉलोइंग करके यहाँ से उठा सकता है आयोग, अगर उठाना चाहेगा तो, क्योंकि पेपर कई सेट में बनेंगे ना, तो प्रश्न जो है थोड़ा सा डीप जा सकता है, इसलिए पहले से हम लोगों को प्रिपेयर रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नहवा शेवा अटल सेतु। अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नहवा शेवा अटल सेतु। इससे पहले एक प्रश्न और हम लोगों ने पढ़ा था जो सुदर्शन सेतु से संबंधित था। किससे संबंधित था? सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु की लंबाई कितनी थी? सुदर्शन सेतु की लंबाई कितनी है? एग्जैक्ट बताना है, ई फॉर बट नहीं सुनेंगे, सृष्टि मैम बताएंगी। 2.32 किलोमीटर। वेरी गुड, 2.32 किलोमीटर है, एग्जैक्ट याद रखना है, ये प्रश्न आ सकता है। सुदर्शन सेतु जो है भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा क्या है, कौन सा सेतु है ये? भारत का सबसे लंबा कौन सा सेतु है? हाँ, केबल ब्रिज, वेरी गुड, भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा यहाँ से। आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नहवा शेवा अटल सेतु। जो ये अटल सेतु है, ये शहरी परिवहन और संरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। मेंस से रिलेटेड यहाँ से हम लोग जोड़ सकते हैं कि हाल ही में शहरी परिवहन और संरचना के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ये जो प्रयास किया गया भारत सरकार का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो है यह आगे आते हैं अटल बिहारी, इसका जो नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे किया गया है, और इसकी आधारशिला रखी गई थी वर्ष 2016 में। आधारशिला कब रखी गई थी? वर्ष जी विवेक सर कुछ बोलना है क्या आपको? विवेक सर, चलिए, आधारशिला रखी गई थी वर्ष 2016 में, और इसका जो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी को किया है। वैसे 12 जनवरी को भारत में कोई दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को भारत में कोई दिवस मनाया जाता है जी, रूपाली मैम बताइए। सर राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। उसकी थीम इस वर्ष क्या थी? राष्ट्रीय युवा दिवस 2012 का, सॉरी, राष्ट्रीय युवा दिवस वर्ष 2024 की थीम क्या है जी? कन्हैया सर बताइए आप। प्रदीप सर, नितिन, रानी मैम। विकसित भारत @2047 by the youth for the youth। वेरी गुड, विकसित भारत @2047 बाय द यूथ, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया? तो जो है ये भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है, या भारत का सबसे लंबा सेतु है, ठीक है। जो नदी सेतु है आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, जो नदी सेतु था वो उसका क्या नाम था? नदी सेतु का क्या नाम था? भारत के सबसे लंबे नदी सेतु का नाम, अमन सर।
भूपेन हजारिका सेतु। हाँ, भूपेन हजारिका सेतु था। और ये सबसे लंबा समुद्री सेतु भी हो जाएगा, या सबसे लंबा सेतु हो जाएगा भारत का, जिसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा अटल सेतु, नावा सेवा अटल सेतु है। ठीक है, इसकी लंबाई कुल कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। ये विश्व में 12वां सबसे लंबा सेतु है। ये विश्व में 12वां सबसे लंबा सेतु है, और ये 6 लेन है। कैसा है? 6 लेन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कितना लेन का है? ये 6 लेन का है, 21.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक, आपदा प्रतिरोधी तकनीकी से बना हुआ है। आपदा प्रतिरोधी से यानी कोई भी डिजास्टर आएगा तो वो अपने आप को मतलब बचा के रखेगा, गिरेगा नहीं। फिर है उसके बाद ये एफिल टावर, यानी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 21.8 किलोमीटर लंबा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21.8 किलोमीटर यानी 21.8 किलोमीटर लंबा है। चलिए आ जाइए आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण। जी हिमांशु सर, कुछ बोलना है क्या आपको? सर ट्रांस हार्बर लिंक किसे कहा जाता है? ट्रांस हार्बर लिंक वो अलग होता है। ये सर दूसरा है सर, प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप मुंबई, ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिखने की। सर मैंने अच्छा ठीक है, इसी का नाम है, इसी का नाम है सर। ठीक है हिमांशु सर, थैंक यू। मुंबई ट्रांस हार्बर इसी का नाम है। इसका नाम नया कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। ठीक, दिया है आगे MTHL करके, क्या दिया है? MTHL, हाँ, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। आ जाइए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, 1 नंबर आउट। जी मैम बताइए। सर ये मैंने युवा दिवस के थीम नोट्स में लिख रखा है, अराइज अवॉक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। अब मैम फिर देख लेंगे तो बताएंगे। अब मुझे कंफ्यूजन जब आती है तो दो चीजें फिर देखना पड़ेगा मुझे खुद ही। ठीक है मैम, नेट पर सर्च किया, उसमें भी यही लिखा हुआ है। ओके मैम, थैंक यू, मैं फिर देख लूंगा। जो मैम ने बताया वो सही है। माई भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। अच्छा ठीक है, चलिए पीआईबी का ठीक है, फिर PIB का डेटा है तो फिर लेट्स लो, फिर PIB के डेटे पे कोई शक नहीं है। ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू। चलिए अच्छी चीज है। नोट्स आप लोग सामने भी रखे हैं तो एक अच्छा भी आता है कि आप लोगों का नोट्स अगर गलत होगा तो वहां सुधर जाएगा, या कोई भी गलत लिखा होगा तो सबका सुधर जाएगा, क्योंकि 82 मेंबर्स यहाँ पर लगातार कंटिन्यू क्लास में हैं। चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, 1 नंबर आउट मान लीजिए पहले से। एक क्वेश्चन, ये चाहे किसी के एग्जाम में आ जाए, RO में आए या फिर PCS में आए, 5 सेट पेपर बनेगा। 5 सेट में से एक में तो पक्का है यहाँ से आना। जिसके में आएगा हो सकता है समय पूछ ले, या हो सकता है किसी में एक में पूछ ले। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके परिणाम को घोषणा की है। नंबर 1, किसके द्वारा घोषणा की गई है? घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये घोषणा की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। ठीक है, कब की गई? 11 जनवरी को की गई है। कब की गई है? 11 जनवरी को की गई है। इसमें कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 4477 यानी 4477। कितने शहरों को शामिल किया गया है? 4477 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को शामिल किया गया है? 4477 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें से 61 जो है कैंटोनमेंट बोर्ड है, 61 जो है कैंटोनमेंट बोर्ड है, और 88 जो है गंगा किनारे बसे शहर हैं। 88 जो है गंगा किनारे बसे शहर हैं। इसमें टोटल ये 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्करण है? 8वां है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, ये भी याद रखिएगा, 8वां विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वे है। कौन से नंबर का है? 8वां। चलिए, जो स्वच्छता दिवस है, जो स्वच्छता से संबंधित एक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत ना, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? जी रानी मैम बताइए आप। 2 अक्टूबर 2014। वेरी गुड, 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। वैसे एक चीज और पूछ लेते हैं, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई थी? अमन सर। 2 अक्टूबर 2014। नहीं 2 अक्टूबर नहीं था। अनु सर। 2014 से। 2014 था, लेकिन डेट बताइए। रेशु मैम आप बताइए। सर 3 अक्टूबर था। जी 3 अक्टूबर था। मैंने भी ऐसा याद किया कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत हुआ और 3 अक्टूबर को संडे पड़ा तो प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करने लगे थे। ठीक है, मैंने भी ऐसे याद किया कि अक्टूबर जोड़ के। ठीक है अमन सर, ठीक है, क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हो गया।
अब आते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, 7वीं बार, पहले तो ये काउंट करके रखिएगा, 7वीं बार, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7वीं बार इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा चुका है। 7वीं बार इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मजे की बात यह है कि इस बार दूसरे नंबर पे भी जो दूसरे नंबर पे शहर था कोई नहीं रहा, 1 नंबर पे 2 शहर आ गए, इंदौर और सूरत। कौन आ गए? इंदौर और सूरत। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आता है नवी मुंबई। तीसरे नंबर पर कौन आता है? नवी मुंबई है। चौथे नंबर पर है विशाखापत्तनम और 5वें नंबर पर है भोपाल। 5वें नंबर पर कौन है? भोपाल है। अब आप लोग ये बताइए कि हम सिर्फ 10 का कोड बना के बता दें आप लोगों को, या फिर सिर्फ 5 का बता दें जिससे याद रहे आसानी से? क्या चाहते हैं? क्योंकि मेंस में पीसीएस के प्री में सिर्फ 10 पूछ चुका है। 7वें नंबर का जो स्टेट था, जिला था, उसको पूछा हुआ शहर ना। तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहें कि 10 बता दिया जाए 10 बता दें, ना सिर्फ 5 तो पक्का याद करके चलना है। विवेक सर बताइए क्या चाहते हैं? 10 बता दीजिए सर। 10 कर दिया जाए। चलिए तो पहले लाइन, 10 बता दीजिए। चलिए ठीक है 10 बताते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। इसका देखिए, ईसु, ईसु, हम भगवान ईसु की पूजा करते हैं ना, ईसु, पहले लिखिए ईसु। सब नाम का पहला अक्षर है, इसलिए किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ईसु, जो ईसु है वो मूवी सभी लोग देखते हैं, तो मुंबई और विशाखापत्तनम, इंदौर, सूरत, मुंबई, विशाखापत्तनम। ठीक है, ईसु मूवी, ईसु मूवी हो गया। ईसु मूवी, भो विजय, भो विजय। ठीक है, ईसु मूवी भो विजय। यहां तक सब लोगों ने लिख लिया? यहां तक सब लोगों ने लिख लिया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर लिख लिया तो फिर से बोल दें। चलिए लिख लिया है इसका मतलब। तो ईसु मूवी भो विजय, ईसु मूवी भो विजय। ठीक है, उसके बाद दिल तेरा है पूरे में, दिल तेरा है पूरे में, ऐसे बना लीजिए, दिल तेरा है पूरे में। ईसु मूवी भो विजय, दिल तेरा है पूरे में। और एक बार याद कर लेंगे ना, अगली बार भी जब देने जाएंगे एग्जाम तो ही लगभग यही रहेगा, बदलता बड़ा कम है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए एक दो, फिर भी कोड ऐसे लाइन से, चूंकि मैं एक बार याद किया था 2020 में, तब से लगभग मुझे याद है ऐसे लाइन से रहता है, तो आसानी से रहती है। बस आगे पीछे एक दो स्टेट होते तो आगे पीछे क्रम कर लिया जाता है। ईसु मूवी भो विजय, दिल तेरा है पूरे में, दिल तेरा है पूरे में। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? राधा मैम आप लोग को छूट गया क्या? चलिए किसी का कुछ छूटा है तो पूछ ले जल्दी से। अब हम चाहेंगे कि कुछ सदस्य जो हैं वो बोलेंगे, जिनका जिनका मैं नाम लूंगा उनको बोलना है। देखिए कि जिस तरह से हम बोल रहे थे उस तरह से अगर बोल लेते हैं तो ठीक है, बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए अमन सर आप बोलिए। ईसु मूवी भो विजय, दिल तेरा है पूरे में। चलिए रितेश सर आप बोलिए। रितेश सर। ईसु मूवी भो विजय, दिल तेरा है पुणे में। जी नितिन। ईसु मूवी भो विजय, दिल तेरा है पुणे में। आयुषी मैम। ईसु मूवी भू विजय, दिल तेरा है पुणे में। शालिनी मैम। ईसु मूवी भू विजय, दिल तेरा है पुणे में। चलिए ऐश्वर्या मैम। ईसु मूवी भू विजय, दिल तेरा है पुणे। मतलब बोलने में आसान है ना, कि आराम से बोला जा सकता है, ईसु मूवी भो विजय, दिल तेरा है पूरे में। अगर प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होगा, चाहे वो सिर्फ 5 पूछे, वो पूछे सिर्फ 10, या पूछे सीक्वेंस लगाने के लिए, हम लोगों का कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए और आगे आप लोग रिवीजन करिएगा, और कल हम फिर से पूछेंगे सबसे कोड इसी तरह से। अगर ये कोड याद रहेगा तो निश्चित रूप से ये प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, कंफ्यूजन बहुत होता है आगे पीछे करने में। चलिए उसके बाद सिर्फ जो 5 शहर है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में, ये तो जो थे 1 लाख से 10 लाख में, 1 लाख से ऊपर वाले में है, अब 1 लाख से कम जनसंख्या में है। देखिए 1 लाख से जो कम जनसंख्या है उसमें सासवाड़ है महाराष्ट्र का, सासवाड़। ठीक है, फिर पाटन है छत्तीसगढ़ का, पाटन कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। लोनावाला है महाराष्ट्र का, कराड़ है महाराष्ट्र का, और पंचगनी है महाराष्ट्र का। यानी छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए तो 4 जो है महाराष्ट्र से हैं। 4 कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे?
देखिए अन्यथा नहीं लेना है, किसी को बुरा नहीं मानना है, हमें आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है। इसलिए कोड थोड़ा बहुत आप लोगों को सुनने में आर्ड हो सकता हो लगे, लेकिन बहुत आसान रहता है। सास, पहले सास घर में होती है ना, सास, सास पालो, सास पालो। जब सास पा जाते हैं सभी लोग तो पंच होता है, परपंच होता है घर में ना, तो सास पालो करा प्रपंच, सास पालो करा प्रपंच। कोड लिखिए आप लोग, सास, सास पालो, सास जब मिल जाती है तो प्रपंच शुरू हो जाता है, इसी से मैंने बना लिया सास पालो, सास पालो, फिर करा प्रपंच, करा प्रपंच। सभी लोगों ने नोट कर लिया? अगर किसी ने नोट नहीं किया फिर से बोल दें एक बार। ठीक है, हो गया, सबने नोट कर लिया? अब फिर से पूछना चाहेंगे हम कि कौन कौन लोग बोल लेते हैं इसको, सास पालो करा प्रपंच। पहले डिफाइन करते हैं एक बार। सास से हो जाएगा सासवड़, पा से हो जाएगा पाटन, लो से हो जाएगा लोनावाला, और फिर क से हो जाएगा करा, से हो जाएगा करा, और प्रपंच हो जाएगा पंचगनी। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया? अब चलिए अब इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले विवेक सर बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक है, अदिति मैम रुक जाइएगा, विवेक सर बोलिएगा मत। सास, सास, ठीक है, सास पालो, सास पालो करा प्रपंच, सास पालो, सास पालो करा प्रपंच। ठीक है, सास पालो करा प्रपंच। ठीक, अब चलिए सबसे पहले विवेक सर बोलेंगे। विवेक सर बोलिए। ठीक है, सास पालो करा प्रपंच, आसान है। सास में हो गया, सासवाड़ हो गया। डिफाइन मत कीजिए सर, आपका एग्जाम में डिफाइन हो जाएगा। अमित सर आप बताइए। सास पालो करा प्रपंच। ओम सर आप बताइए। रितेश सर। सास पालो करा प्रपंच। ठीक है, अदिति मैम आप बोलिए। सास पालो करा प्रपंच, अरुणिमा मैम। सास पालो करा प्रपंच, नित्या मैम। सास पालो करा प्रपंच, रिया मैम। रोहित सर। रुचि मैम। सर सास पालो करा प्रपंच। रुचि मैम। रुचि मैम। चलिए, तो ये कोड याद हो गया, याद करिएगा। निश्चित रूप से गलत नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण किसी का गलत होगा तो आप लोगों की खुद की कमी है, कोड बताने के बाद अगर गलत हो जाए तो। ठीक है, आगे आते हैं शीर्ष 5 राज्य। शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? ठीक है, अब देखिए शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं। शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? पब्लिकली ना बोले आदमी। क्या चीज? कुछ भी बोले सर, कोड बनाने से मतलब है, याद होने से मतलब है। किसी सास के सामने मत बोलिएगा। हाँ वही कह रहा सर, नहीं आदमी इंसान बोल दिया। नहीं नहीं, तो इसीलिए पहले बोला, अन्यथा नहीं लेना। हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है। चलिए आगे आते हैं। महाराष्ट्र है, शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, और फिर है तेलंगाना। ठीक है, इसमें जो 27 राज्यों में से, अब सोचिए 27 राज्य हैं, टोटल 28 राज्य होने चाहिए थे ना। 28 में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? पहले तो ये पकड़िए। शायद पश्चिम बंगाल नहीं था क्या? ये कोई से कौन सा नहीं था? खोजा गया था इसके बारे में। लास्ट टाइम तो पश्चिम बंगाल ही नहीं था सर, लास्ट टाइम तो। हाँ, पश्चिम बंगाल नहीं है इसमें। ठीक है, तो 27 राज्यों में से पश्चिम बंगाल नहीं है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 27 में से यूपी का जो है 9वां है। यूपी का रैंक कितना है? 9वां है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 ये स्टेट कैसे याद करेंगे? महान मध्य छत उड़ी तेल लेके, सही है कोड? महान मध्य छत उड़ी तेल लेके आप बना सकते हैं। महान मध्य, महान मध्य छत उड़ी तेल लेके, तेल लेके। ठीक है, महान मध्य छत उड़ी तेल लेके। ठीक है, क्लियर है सभी का कि किसी को एक बार फिर बताना है? सचिन सर, अमित सर, सौरभ सर, आप लोगों ने हैंड रेस किया हुआ, अनावश्यक रूप से अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हटा लीजिए। सचिन सर बोलिए, कुछ पूछना है क्या? चलिए। महान मध्य छत उड़ी तेल लेके, समझ में आ गया?
आराम से महान से हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा छत से, उड़ीसा हो जाएगा उड़ीसे और तेलंगाना हो जाएगा तेल। ठीक है, अब इसको सबसे पहले अभिषेक सर बोलेंगे। अभिषेक सर बोलिए। अभिषेक सर। वेरी गुड। आदर्श सर। आदर्श सर। नाजरीन मैम आप बोलिए। महान मद छत उड़ी तेल लेके। वेरी गुड। अलकेश सर आप बोलिए। अलकेश सर। एकता मैम जी जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए अलकेश सर। महान मद छत उड़ी उड़ी तेल है। हाँ, छत उड़ी तेल। ठीक है। ज्योति मैम आप बोलिए। ज्योति मैम। एकता मैम आप बोलिए। महान मद छत उड़ी तेल लेके। चलिए विशाल सर आप बोलिए। विशाल सर। महान मद छत उड़ी तेल लेके। चलिए तो लगभग जी कुछ बोल रहे थे जी बताइए। जो ऊपर है 5, हाँ ये तो एक 5 राज्य है, फिर ये कैसा 5 राज्य? ऊपर 5 राज्य मतलब मैं नहीं समझा। ऊपर जैसे ये जो राजस्थान हाँ हाँ ये जो 5 राज्य है, ये सर शहर है। ये 5 सुनिए सुनिए सर आप एकदम क्लियर हो जाइए, यहाँ पे डाउट मत बिल्कुल आइएगा। हाँ ये शहर है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सासवड़ नंबर 1 पर है। सासवड़। ठीक है सर। शहर पूछेगा तो वो होगा, स्टेट पूछेगा तो ये होगा। और यूपी की रैंकिंग है 9। यूपी की रैंकिंग कितनी है? 9। ठीक है। अब देखिए मध्य, अब देखिए कोड ऐसे बनाना है इसको, महान मध्य छत उड़ी तेल लेके 9/27। सुनिए अब इसको कोड आगे बढ़ाइए, इसमें महान मध्य छत उड़ी तेल लेकर 9/27, 9/27 9/27। अब 9/27 का मतलब क्या हो जाएगा? यूपी की रैंकिंग 9वीं है, कितने राज्यों में से? 27। 5 प्रश्न हम लोग यहाँ तैयार करेंगे कि कुल कितने राज्य इसमें शामिल थे? 27 थे। यूपी की रैंकिंग कितनी है? 9वीं है। 27 राज्यों में से यूपी का स्थान कितना है? 9वां है। 27 राज्यों में से नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र है। नंबर 2 पे कौन है? मध्य प्रदेश है। सारे प्रश्न समझ में आ गए? अगर किसी को ना समझ में आया हो फिर से एक बार पूछ ले, क्योंकि ये प्रश्न गलत नहीं होने देना, चाहे कैसे भी हो, आउटेड प्रश्न है ये, जान लीजिए। किसी को ना समझ में आया पूछ सकता है। और किसी को? ठीक है विशाल सर आपका हो गया। और कोई? चलिए सबको क्लियर हो गया ना? अगर मैं कल पूछूंगा या एक टेस्ट में दिया गया फुल लेंथ या कहीं पे भी, अगर आप लोगों का गलत हुआ फिर आप लोग जानिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है आगे आते हैं। अब गंगानगर पे आते हैं। कहाँ आते हैं? गंगानगर। टोटल 88 गंगानगर हैं। कितने गंगानगर हैं? 88 गंगानगर हैं। ठीक है। 88 गंगानगर में से वाराणसी नंबर 1 पर है। स्वच्छ शहरों में वाराणसी जो है नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है प्रयागराज। ठीक है। तीसरे नंबर पर है बिजनौर। चौथे नंबर पर हरिद्वार और 5वें नंबर पर है कन्नौज। ठीक है। 5वें नंबर पे कौन है? कन्नौज है। ठीक। अब इसे भी अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है। इसे अन्यथा नहीं लेना है। अजय सर ने अपना कोड बनाया, अच्छी चीज है सर, अपना बना के रखिएगा। अब जो यहाँ पे हो गया है हम लोग तो उसे याद कर लेंगे। जो अपना बना सकते बना लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं कि मेरा ही याद करना आप लोगों को, अपने भी याद करिएगा। देखिए अन्यथा नहीं लेना है। इसमें से कई सारे लोग जो हैं पिता होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, पिता होंगे या अपने पिता के साथ लगे होंगे ना, पिता के साथ पिताजी उनके होंगे। तो इसको कोड मैंने कुछ ऐसे बनाया है। बाप, जो बाप है वो थोड़ा सा क्या होता है ना, बच्चों से लेके बहका रहता, बिहका रहता, भड़का रहता है ना, तो बाप बिहके, बाप बिहके। ठीक है। बाप, बाप बिहके। ठीक है। बाप बिहके। ठीक है। कोड लिख लीजिए इसको, आराम रहेगा। वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार, कन्नौज। बाप बिहके, बाप बिहके। ठीक है। सब लोगों ने लिख लिया? किसी को अन्यथा नहीं लेना, पहले बता रहे हैं, बार बार विनम्र निवेदन है, खाली कोड याद करने के लिए हम लोगों का। चलिए ठीक है। बाप बिहके, बाप यानी वाराणसी, प्रयागराज, फिर बिजनौर तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर हरिद्वार है,
5वें नंबर पर है कन्नौज। जी रितेश सर बोलिए आप। अरे सर ये ठीक उसी प्रकार है कि एक कोड हम भी जैसा ही एक बार ये इसमें जो कलर वाला नहीं होता है, कौन सा कलर ऊपर होता है तो कौन सा रंग देता है, हाँ उसको हमने बनाया था साला बेहया। हाँ तो वो गाली, हाँ लेकिन स्ट्रांसियम से लाल रंग होता है तो वो जी। हमने साला बना दिया। हाँ और बेहया बेरियम से हरा रंग होता है, जी कभी नहीं भूलता है, आजीवन नहीं भूलता है और बहुत पहले का है, आज भी वो याद है। ठीक है लेकिन सर। है वो एक तरह से गाली, लेकिन हम कठिन उसको बदल बस जाता है। हमें आपको एग्जाम से मतलब है सर, कोई ना हो। ठीक है तो बाप भी है के कोड बना लीजिए, बाप भी है के। अब गंगानगर भी आ जाए। सर जी सर बोलिए। सर ये जो सर ने बताया अभी इसको एक बार एक्सप्लेन करा दीजिए। सर रितेश सर आप एक बार फिर से बोल दीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाए सबका। कलर कोडिंग सर वो है साला बेहया, ठीक है। उसमें साला में जो स है वो स्ट्रांसियम और ला से लाल रंग, यानी स्ट्रांसियम से लाल रंग जो आतिशबाजी होती है उसमें आता है अक्सर क्वेश्चन। ये सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने बताया, स्ट्रांसियम से लाल रंग। स्ट्रांसियम लाल रंग, और जो बेहया है वो बे से बेरियम, बेरियम से हरा रंग आता है। ये सर बहुत अच्छा, दिवाली अभी आतिशबाजी हुई है इससे प्रश्न कोई नहीं ध्यान दिया। थैंक यू सर। कभी नहीं बोलता है, नींद में भी रहता है आदमी तो तुरंत बता देता है कि अरे इससे तो सर ये अब ग्रुप में जो 81 सदस्य जुड़े हैं ना, ये किसी को नहीं भूलेगा। कोई ऐसा सदस्य है कभी नहीं भूलेगा जो ये कह दे कि सर हमें भूल जाएगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन करना होगा। सर। एक सेकंड और लूंगा जी आज ही क्वेश्चन आया था जीएस में, जी वो जो क्षारीय मिट्टी और अम्लीय मिट्टी में क्या मिलाया जाता है दूर करने के लिए अगर मिट्टी हो तो, उसमें हमने याद था कि भाई वो चूना और जिप्सम मिलाया जाता है, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन ये होता था कि अम्लीय वाले में क्या मिलाएंगे और क्षारीय वाले में क्या मिलाएंगे। तो हमने केवल एक को याद कर लिया डिफरेंशिएट करने के लिए, चूहा। चूहा कोई पानी चूता है ना, तो वो चूहा बस याद रखते हैं और चूहा से बस लाइन या चूना अम्लीयता दूर करने के लिए अगर एक याद हो जाता है जो दूसरा बचा वो जिप्सम के साथ चला जाता है, यानी क्षारीयता जो है जिप्सम के साथ। चलिए सर हम इसको एक और आसान कोड बता देते हैं, आप सभी के लिए लिख लीजिए। जो अम्लाइम है ना, अम्लीय, अम्ल से अम्लाइम बना लीजिए। लाइम अम्ल है ना, अम्ल से लाइम बना लीजिए, उसमें अम्ल आता है, लाइम आगे जोड़ दीजिए, अम्लाइम। ठीक है तो याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं, अम्लाइम। और फिर पाजी, पाजी कौन है बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम में पाजी कौन था, किसके लिए बोला हरभजन सिंह। तो मैंने बनाया, मैंने छाल पाजी, क्षारीय मिट्टी और लवड़ी मिट्टी के लिए है पायराइट और जिप्सम, छाल पाजी। ठीक है छाल पाजी अम्लाइम, इसे कोड आप लोग लिख सकते हैं अगर लिखना चाहिए तो। अम्लाइम, अम्ल में क्या है, अम्लीय मिट्टी है तो लाइम का यूज करेंगे या चूना पत्थर का करेंगे। और फिर क्षारीय मिट्टी है और लवणीय है, क्षारीय और लवणीय है तो क्या करेंगे, पाजी यानी पायराइट और जिप्सम करेंगे। ठीक है अनुज सर, कुछ पूछना है क्या आपको? ये वाला ये साला बेहया वाला डिटेल में थोड़ा बता दीजिए। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखिए जो साला बेहया है, आपने आतिशबाजी की है क्या इस बार दिवाली को? आतिशबाजी की है तो जो लाल रंग निकल रहा था आपके आतिशबाजी के दौरान, उसमें स्ट्रांसियम का यूज हुआ था। किसका यूज हुआ था? स्ट्रांसियम का। ठीक है सर। और जो हरा रंग निकल रहा था वो बेरियम था। ठीक है क्लियर? जी सर, जी सर। और ये अम्लाइम और ये छाल पाजी, क्लियर हो गया सबको या फिर से बता दूं? अम्लाइम छाल पाजी, किसी को फिर से सुनना बता दिया जाए। सर पाजी वाला बता दीजिए। सर छाल पाजी फिर से बता दीजिए। छाल मतलब क्षारीय और लवणीय। क्षारीय छाल पाजी फिर से क्लियर कर दीजिए। बोल रहे हैं सर, क्षारीय और लवणीय जो मृदा है, क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा, इसको इसकी दूर करने के लिए, लवणीयता और फिर क्षारीयता को दूर करने के लिए पायराइट, पायराइट का यूज करते हैं या फिर जिप्सम। सबसे ज्यादा जिप्सम पूछता है, कभी कभी पायराइट पूछता है, इसलिए मैंने दोनों कोड बना दिया था। छाल पाजी, जैसे सर बता रहे थे कंफ्यूजन बहुत होता है, ऐसे मैंने बहुत कंफ्यूजन झेला है, इसलिए कोड बना लो अच्छा हो जाता है। ठीक है कोड बना लेंगे अच्छा रहेगा। छाल पाजी, क्षारीय और लवणीय मृदा में पायराइट और जिप्सम मिलाया जाता है, और अम्लीय मृदा में मिलाया जाता है लाइम यानी चूना पत्थर। ठीक है क्लियर है ये? अब किसी का गलत तो नहीं होगा? चलिए किसी का गलत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए अब आ जाइए
अगले उसकी तरफ। तो बाप बीहके से कोड हो गया, इधर बाप बीहके हैं। आगे ये मध्य प्रदेश में जो महू छावनी है, ये भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित की गई है, महू। मध्य प्रदेश में महू। महू जो है किसी के किसी भारत के महान व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ जगह है। कौन बताएगा महू? अभय सर बताइए। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ ये जगह है, डॉक्टर अंबेडकर जी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक शहर है, 14वें नंबर पर है, वो है नोएडा। इसे ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का एक शहर है, शीर्ष 20 शहरों में, वो है नोएडा। कौन है? नोएडा है 14वें नंबर पर। किस नंबर पर है? नोएडा। प्रश्न ये बन सकता है कि शीर्ष 20 में या फिर उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में? तो हमें आंख बंद करके लगाना है नोएडा। कहाँ लगाना है? नोएडा। ठीक है, आगे चलते हैं। गाजियाबाद 38वें नंबर पर है, अलीगढ़ 40वें नंबर पर है, वाराणसी 41वें नंबर पर है, लखनऊ 44वें पे। ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे फिरोजाबाद जो है वो 52वें नंबर पर है। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में किसी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जी अरुणिमा मैम बताइए। फिरोजाबाद चूड़ी, कांच की चूड़ियां। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए है। ठीक है, अच्छी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। एकदम इसे मार्क करके किनारे कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है घोषित किया गया है। वैसे सफाई मित्रों के लिए, यानी सुरक्षा, जो सफाई कर्मी हैं उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसका कोई नाम बताएगा क्या? जी कन्हैया सर बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते योजना। ठीक है, नमस्ते योजना आप लोगों को बताया गया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान भी शुरू किया गया। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसे भी एक बार नोट कर लीजिएगा। नमस्ते योजना बाद में है और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है, जो हाथ से वो किया जाता है, सफाई, हाथ से सफाई, यानी मैला ढोने की प्रथा को रोकना है और साथ में हाथ से सफाई को रोकना है। यानी जी नीमा मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये नमस्ते योजना किस मंत्रालय से बताएं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। मैम ये टेस्ट में डाला गया था शायद। अब कन्हैया सर शायद सही है क्या? टेस्ट में डाला गया था। चलिए सर क्लियर नहीं, टेस्ट में था, टेस्ट में था। और एक चीज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है ना, जितना अभी तक आप लोगों ने टेस्ट किया है उसमें करंट अफेयर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रश्न डाले गए हैं, उसे एक बार जरूर रिवीजन करिएगा, उसके एक्सप्लेनेशन को रिवीजन करिएगा। क्योंकि वो सारा जो है वो क्रॉनिकल, एडिटोरिया और प्रतियोगिता दर्पण से अभी तक डाल दिया गया है उठा के, कि ऐसा ना हो कि हम लोग प्रतियोगिता वो दृष्टि पढ़ने के क्रम में वो छूट जाए, एडिटोरिया छूट जाए, क्रॉनिकल छूट जाए या फिर प्रतियोगिता दर्पण छूट जाए। इसलिए अभी उसी से उठा के डाला जा रहा है। फुल लेंथ टेस्ट और ये सारी चीजें जो है वो कई सारी की मिक्सअप उठाई जा रही हैं, लेकिन जो आप लोगों को ये दिया जा रहा है सेक्शनल टेस्ट, इसको किसी एक पर्टिकुलर मैगजीन से कहीं से उठा के दिया जा रहा है। 4-5 जो मैगजीन है, जो मतलब हम लोग अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बीच में कोशिश कर रहे हैं कि हम पढ़ा लें, और जो एडिटोरिया उसे कंप्लीट कराएंगे। और क्रॉनिकल तो निश्चित रूप से कंप्लीट कराएंगे। क्रॉनिकल से चूंकि हमसे 2 से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं, उसे निश्चित रूप से देखेंगे। ठीक है, हर महीने की जो मैगजीन है उससे 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, नितिन कुछ बोलना है क्या? सर एक बार डेट बता दीजिए सफाई मित्र चैलेंज प्रोग्राम। सफाई मित्र चैलेंज प्रोग्राम वर्ष 2018 में, एक बार देख लेना, जहां तक मुझे आ रहा है 2018 है, एक बार देख लेना यार, तो देख के फिर बता ही दो, सबको हो जाएगा क्लियर। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? अवश्य सर सही है, वेरी गुड। चलिए, तो कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग में, ठीक है, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा जो है 5 स्टार शहर है, ये भी याद रखना है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में नोएडा जो है 5 स्टार शहर है, ये भी ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। नोएडा 2 जगहों पे रखना है, उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर भी है और कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 7 स्टार शहर भी है यहाँ पे। 5 स्टार तो दिया है लेकिन 7 स्टार का नाम नहीं दिया है। 7 स्टार जो शहर है इंदौर है। कौन है? इंदौर और सूरत है, इसे भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। इंदौर और सूरत ये 7 स्टार में आते हैं। ठीक है,
7 स्टार में कुछ और है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो 7 स्टार वाला भी क्लियर कर देंगे बाद में। चलिए लेकिन कुछ बताओ सर। ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 19 नवंबर 2020 को वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन लॉन्च किया गया था। ठीक है, सभी लोग इसको, हाँ सॉरी, अर्बन अफेयर्स। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए 2020 में 19 नवंबर 2020 को, ठीक है, पुरुष डे जिस दिन मनाया था जी मैम। सर जो आपने 7 स्टार रेटिंग बताया सर, उसमें 3 है, सूरत, इंदौर और नवी मुंबई। अच्छा, नवी मुंबई भी है, चलिए ठीक है, मैं मतलब मुझे 2 याद आ रहा था इसलिए मैं 2 बता दिया, नवी मुंबई अगर तीसरा भी है तो नोट कर लीजिए आप लोग भी। 3 जो है 7 स्टार है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, देखिए यही है, परिवार के सारे सदस्यों के साथ एक साथ मिलकर अगर हम लोग अकेले पढ़ते तो हो सकता है कुछ छूट भी जाए, लेकिन कुछ भी छूटने की संभावना नहीं के बराबर है। नहीं सर। जी मैम। सर जो आपने वो 5 स्टार वाले बताया है शहर कुछ है। 5 स्टार उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूँ, नोएडा है, उसमें भी कई हैं, 5 स्टार सिर्फ उत्तर प्रदेश का थोड़ी रहेगा। नहीं सर, मतलब टोटल 6 है वैसे। हाँ, आप लोगों को जो पीछे हमने पढ़ाया था स्वच्छ सर्वेक्षण, उसमें शायद लिख के दिया भी हुआ है मैंने आप लोगों को। हाँ सर दिया था। हाँ, वो मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ लिख के दिया हुआ है, अलग अलग करके पूरा दिया था। मैं इसको एक बार फिर से डाल दूंगा ग्रुप में, फिर से बता दूंगा, देखते। चलिए, उसके बाद आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के समारोह के बाद एक घोषित किया गया 2024 का गीत। क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन किया गया। इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, और इसको गीत को गाया है कैलाश खेर जी ने, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, कैलाश खेर जी ने गाया है, ये याद रखिएगा। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, 2024 का सॉन्ग है, एंथम है। ठीक, अब ये बताइए कि स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो क्या गलत होगा या निश्चित रूप से सही होगा? आप लोगों को याद रखना है, टेस्ट हो या फिर कहीं पे गलत नहीं होने देना है, क्योंकि ये जान लीजिए ये आउटेड प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा, वो प्री में भी बनेगा आरओ के, मेंस में भी बनेगा आरओ के। ठीक है, हो सकता हो कि आरओ का जब मेंस देने जाए तो 2024 का आ जाए स्वच्छ सर्वेक्षण, 2025 में हो सकता है मेंस देंगे हम लोग, तो 2024 का आ जाए तो उस समय दूसरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लगभग यही रहता है, जो ये क्रम है, सीक्वेंस है, यही रहता है। तो अगर मान लीजिए उस दौरान नहीं पढ़ा दिया गया रहेगा, इससे आप लोगों का हो जाएगा सही। चलिए, अब आते हैं हम लोग बजट पे। कहाँ जाते हैं? बजट पे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है जल्दी से, एक बार 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अगर किसी को कुछ पूछना ना समझ में आया तो अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है जल्दी से। सर आवाज थोड़ी सी आपकी कट रही है, प्लीज। सर पहला खेल को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पहला खेल, अच्छा पद्मश्री, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलाश खेर को सर इस बार में पद्मश्री दिया गया था जब ये 2019 से 2020 के आसपास है ना, 2019, 20 से 21 में कुछ ऐसा ही है, मतलब उनको दिया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। शायद 2017 में मिला था उनको 2017 में, ठीक है 2017 में ही है। हाँ जी। वही मुझे याद है लगभग, उस समय मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद था। ठीक है, इस समय नहीं पूछेगा कौन सा अवार्ड दिया गया, बस उनके गीत आया है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सी गीत उन्होंने गाया है। चलिए, आ जाइए बजट पे। और बजट के लिए हमने अभी एक वीडियो डाला था, जैसा कि कल अंकित सर बता रहे थे, तो सारी चीजें सही थी। थोड़ा सा क्या था ना कि संशोधित अनुमान और वो कुछ जगहों पे नहीं दिया हुआ दोनों वाला, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन दृष्टि में भी आप देखेंगे तो दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सब क्लियर हो रहेगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, जो 56, 26, 16, 20 भी, ये भी सही है, और जो सर बता रहे थे 58, 28 वाला वो भी सही था। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना है। चलिए, तो हम लोग कल देख चुके थे कहां तक, सब लोग आ जाइए जल्दी से, पेज नंबर जो था बजट वाला सब लोगों ने आपने खोल लिया। रितेश सर कुछ बोलना है क्या आपको? ये सर से जो कल बात जो हो रही थी जी, वो जैसे खाद्यान्न वाला भी जब अग्रिम अनुमान जो आता है, पहला, दूसरा, तीसरा करके आता है जी, तो एग्जाम के लिए तो जो लेटेस्ट होता है वही हमको याद रखना होता है। सर बिल्कुल मत याद करिएगा, उसे बिल्कुल मत याद करिएगा। नहीं वो नहीं कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें भी जो कल बात हो रही थी वो प्रथम और द्वितीय जो संशोधित है वो पहला और दूसरा था, इसलिए
जो लास्ट होगा, लेटेस्ट होगा, हम उसी को केवल याद करेंगे ना, फिर उसके पीछे वाला क्यों याद करेंगे? नहीं वो तो ठीक है बार सर। बार रखिए। हाँ ठीक है सर, ये अच्छी चीज है। मतलब हम जो हम बोले, हम सोचे आप बोल रहे हैं वो वाला खादाने वाला आखिरी मनमान, उसे बिल्कुल मत याद कीजिएगा, क्योंकि सर हम वो मैंने 2017 एग्जाम्पल दिया था सर। अच्छा, नहीं अच्छी चीज है। 2017-18 में ना हम उसे खूब रट के गए थे, खूब रट के गए थे। उसके बाद नहीं पूछा 2 बार ना, उसके बाद तब से पढ़ के नहीं जाते हैं। बस एक बार देख लेते हैं लगभग कितना है ना, उसके बाद आएगा तो आ जाएगा। जी महिमा मैम, आप बताइए कुछ बोलना है क्या आपको? जी सर। सर ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण जारी हुआ है, इसमें थीम नहीं दी हुई है बुक में। इसमें 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ, ओके मैम। जी, और 2024 के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल रखी गई है। अच्छा 3R है, ओके मैम, थैंक यू। सभी सदस्य एक बार नोट कर लीजिए इसको। और ये मैम बता रहे हैं कि 2023 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण था उसकी थीम थी, फिर से बोल दीजिए मैम। वेस्ट सर वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ, वेरी गुड जो है जी, और सर 2024 के लिए है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ओके मैम, थैंक यू। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3R भी याद रख सकते हैं आप लोग। 3R ठीक है, 2024 के लिए 3R रखा गया है, ठीक है। रिसाइकल, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और भी सदस्य जो लोग नोट किए रहते हैं जरूर बताया कीजिए क्या आपने ये नोट किया हुआ सर, इसको भी देख लिया जाए। क्योंकि परिवार के सदस्यों का जब आगे बढ़ेंगे और जब साथ में मेंस लिखेंगे तो एक साथ कई सारे जब सदस्य मेंस के लिए साथ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन का जो ग्रुप बनेगा, एक अच्छा ग्रुप होगा जो प्री से ही शुरू रहेगा और मेंस तक पहुंचेगा और फिर बाद में इंटरव्यू जाएगा। तो एक अच्छी जो शुरुआत होती है, अच्छा शुरुआत भी रहेगा। सभी सदस्य बताते रहिएगा। जी नाजरीन, मैम कुछ बोलना है? अच्छा, जो 2023 की स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 था, इसकी जो थीम थी वो था वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से पैसा, कचरे से पूंजी, ठीक है। कचरे से पूंजी बनाना है। कितने लोग कचरे से पूंजी बना सकते हैं? ठीक है, कौन बताएगा कचरे से पूंजी कितने लोग बना सकते हैं? चलिए, सभी लोग बना सकते हैं, बनाते भी हैं। दिवाली हुई है, दिवाली में सब लोगों ने घर से कचरा निकाला है, कुछ तो निकाला है और उसको बेच के पैसा तो पाया है ना। सबके घर में कुछ ना कुछ तो निकला है, नहीं कुछ तो किताबों का जो बंडल रहता है पुराना ना, वो भी निकाल के तो पैसे कमा लिया जाता है। हमारे यहाँ पे जो वेस्ट पेपर होते हैं ना जी, उनको रिसाइकल करके हम अपनी यूनिवर्सिटी में नई फाइल बना देते हैं। अच्छा ठीक है सर, अच्छी चीज है। चलिए और दूसरा जो 2024 की जो थीम रखी गई थी वो है 3R। 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल हो गया नाजरीन मैम? ओके सर। ओके, रानी मैम कुछ बोलना है आपको? सर ये जो आपने आज पीडीएफ भेजी है deficitplans.pdf करके जी सर, तो इसमें जो ये टेबल दिया हुआ फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिसिट, सब इसमें ये जो 5 टेबल दिए हुए हैं और जो आपने पहले पीडीएफ बजट वाला भेजा था उसमें से 2 टेबल्स थे। जी मैम, तो ये हमें ये सारे करने हैं सर? नहीं मैम, उसको सिर्फ जो कल कंफ्यूजन हो रही थी ना इसलिए डाल दिया गया कि पूरा देख लीजिए एक बार, ठीक है। सारे करने के चक्कर में ना मुख्य छूट जाएगा, इसलिए मुख्य याद रहे। जो नहीं आएगा हमको आपको वो जान लीजिए कि किसी को नहीं आ रहा है। इतना मान के चलिए एग्जाम में इस माइंड सेट के साथ हम सभी को जाना है कि हमारे सिवाय जितना हमको आ रहा है वो किसी को नहीं आ रहा है। और इस माइंड सेट के साथ जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो निश्चित रूप से सफलता की जो कदम है ना, सफलता की जो सीढ़ियां हैं आपके कदमों में होंगी, ठीक है। कभी भी किसी दूसरे की कॉपी की तरफ मत देखिए कि उसको इतना आ रहा है उतना आ रहा है। आप अपनी कॉपी पे देखिए और इस माइंड सेट के साथ लगाइए, ठीक, कि मुझसे ज्यादा कोई पढ़ के नहीं आया है, ठीक है। ये अलग बात है कि कोई पढ़ के आया होगा, अच्छी चीज है पढ़ के आया होगा, लेकिन हमसे ज्यादा कोई पढ़ के नहीं आया। जब ये माइंड सेट आएगा ना तो क्या होगा, हम अच्छा करते हैं एग्जाम। और क्योंकि मैंने खुद एग्जाम हाल में इसको अनुभव किया हुआ है इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि माइंड सेट बहुत बड़ा गेम करता है, माइंड सेट बहुत चीजों को खेलता है, इसलिए सभी को रखना। अमन सर कुछ भी बोलना है कि आपको भी जल्दी से बोल दीजिए फिर हम लोग बजट पे चलें। सर कंफ्यूजन है, ये जो थीम बता रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का, वेस्ट टू वेल्थ में नहीं 2024 के लिए थीम आ गया है, बस 2024 की सिर्फ थीम आई है। जी मैम बोलिए। प्रतियोगिता दर्पण से लिखा है तो उसमें लास्ट में 2024 की थीम भी लिखी हुई थी। नहीं ठीक है मैम, आप जो बता रहे हैं मैं भी क्लियर कर रहा हूँ ना। देखिए सर 2023 का
जैसे होता क्या है ना कि सरकार जो है 1 वर्ष पहले ही, अब जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 जो है ना वो जारी है, ठीक है सर, अमन सर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 जारी है, तो जो 24 जारी है वो तभी तो जनवरी में जल्दी से देंगे, यानी वो जारी रहता है ऐप के माध्यम से और भी माध्यमों से, कई सारी हम सभी यूज करते हैं। अच्छा, ये 80 सदस्य जुड़े हुए हैं, 70-80 लोग हैं, और बताइए कितने लोग ऐप के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रतिभाग करते हैं, अपने आसपास शहरों के बारे में डाटा देते हैं। देवव्रत सर, आप करते हैं क्या? जी सर। वेरी गुड, अच्छी चीज है। रितेश सर, आप भी करते हैं? हाँ सर, विद्यालय लेवल पे आता है ये। अच्छा, संबंधित गांव का, तो फिर हम लोग फिर उसको click करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ऋषि मैम, आप भी करती हैं? सर हम लोग को तो टारगेट दिया जाता है सर एक 1000 कराने का। सर गाजियाबाद तभी टॉप पर आता है। ठीक है, फिर अच्छी चीज है ना। देखिए, हम में से कई सदस्य कर भी रहे हैं और करते भी हैं, करना भी चाहिए कि हमने आसपास कितने जागरूक हैं, जागरूकता भी रहनी चाहिए। ठीक है सर, तो 2024 की थीम आ गई है, बस अभी सारी चीजें डाटा आएंगी बाद में, जनवरी में आ जाएगा डाटा वो। चलिए, तो आते हैं हम लोग बजट पे। रुपया आता है, रुपया जाता है, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। सचिन सर, जल्दी से। सर ये थीम कैसे बोल रही है? सर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल 2024 की थीम है और 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ। अब कोई मत पूछिएगा, अब क्लास रिकॉर्ड है, 4 बार तो वही सब सुनेंगे, कहेंगे याद हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए बजट पे। बजट सर, बजट का पीडीएफ भेजा गया है सर, पेज नंबर नहीं है सर, बजट दृष्टि से भी नहीं कर रहे हम लोग। सर बजट का पीडीएफ है, मैम हिना मैम, बजट का पीडीएफ है, ग्रुप में आप देखिए। आज की जो क्लास शुरू हुई है, क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का जो आप लोगों को टेस्ट दिया गया था, टेस्ट से पहले का जो पीडीएफ है एक डाला गया है, कल भी डाला गया था, कल भी पड़ा हुआ है, वहां से देख लीजिए। एक बार सभी लोग पा दीजिए तो हैंड रेज कर दीजिए, हम लोग पा लिए हैं। मैं फिर से जी, हिना मैम अगर मेरी आवाज सुन रहे तो क्या आपने पा लिया है? टेस्ट ग्रुप में पड़ा हुआ था पीडीएफ। हिना मैम, हिना मैम प्लीज, अगर मेरी आवाज सुन रही तो एक बार अगर मिल गया हो तो हैंड रेज कर दीजिए, बता दीजिए। चलिए आते हैं बजट पे। अच्छा, अभी नहीं मिला है। नितिन, यस सर। एक बार फिर से उसको ग्रुप में डालो, बजट वाला। ओके सर। मैम आप GS2 में है या GS1 में है? ठीक है, जा रहा है मैम। और दूसरी एक चीज रिक्वेस्ट है कि मैसेज टाइप आप लोग जो करते हैं, इसे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए कि मैं मैसेज देख पा रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी निगाह जो है फोन जो आप लोगों के साथ कनेक्ट है, जो आप लोगों को आवाज जा रही है, टैबलेट पे रहती है कि हैंड रेज कितने लोग कर रहे हैं, टैबलेट की तरफ निगाह रहती है और किताब की तरफ होती है। फोन की तरफ निगाह नहीं जाता है, उस पर दिख भी नहीं पाता है टैबलेट पे, क्योंकि टैबलेट में मैं ये देखता रहता हूँ कि कितने लोग क्लास में हैंड रेज कर रहे हैं ना, वो देखता रहता है, तो वो बीच में जो आता है उसे देख नहीं पाते क्या मैसेज होता है। तो अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, और नितिन डाल दिए। नितिन, बस सर जा रहा है। चलो डाल दो, फिर हम पिन कर देते हैं, वो पिन रहेगा तो फिर पाने में आसानी रहेगी। कल पिन कर देंगे, जब तक बजट बढ़ाएंगे पिन रहेगा। सर मैंने डाल दिया। ठीक है, एक लोग डालिएगा और सब हटा दीजिएगा, फिर कई लोग डालेंगे, फिर वो बड़ा कर वो सबके पास जाएगा। अगर एक चला गया तो चलो कोई आ गया। ठीक है, हिना में मिल गया आपको। चलिए आ जाइए बजट पे। ठीक है, रुपया आता कहाँ से है, कौन बताएगा? सबसे पहले हैंड रेज कीजिए तो देखें कौन कौन रिवीजन कर चुके हैं। रुपया कहाँ से आता है? जी, और जी आयुषी मैम आप बताएंगी। आप सर सबसे पहले तो बोरोइंग से आता है, इसका जो कोड है वो है कार। वेरी गुड, बिग कार। बिग कार को डिफाइन करेंगी नीलिमा मैम, पहला बी से क्या है? तो पहला बी से है बोरोइंग, जिसमें 27% इससे कवर होता है। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। आई से क्या है रूपाली मैम? आई से
वेरी गुड। इनकम टैक्स से कितना परसेंट आता है, कितना पैसा आता है राधा मैम? 19%। 19% है। जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ था नीलम, वो रितेश सर, सॉरी रितेश सर? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। जीएसटी अधिनियम कब हुआ था, कब आया था अरुणिमा मैम? जीएसटी अधिनियम कब आया था? और सर 2016 में सर। वेरी गुड। और जीएसटी से संबंधित जो संविधान का संशोधन है वो कौन सा संशोधन था सचिन सर? सचिन सर 101वां संविधान संशोधन था। वेरी गुड। चलिए ठीक है। जीएसटी जो है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था कन्हैया सर? सर स्वीडन है क्या? नहीं 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 नहीं, रूपाली मैम? फ्रांस है सर। फ्रांस है। 1954 में लागू हुआ था जीएसटी, फ्रांस में 1954 में। वैसे जो जीएसटी संशोधन विधेयक था, संशोधन अधिनियम था, संशोधन विधेयक बाद में अधिनियम बना जब, तो विधेयक को सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया था? सबसे पहले किस राज्य के द्वारा पारित किया गया था? जी बताइए संदीप सर। नहीं, सिक्किम नहीं है, सिक्किम नहीं है सर गोवा। सर तुक्का मत मारिए, तुक्का मारेंगे तो सर 25 तो हो ही जाएगा। 28 है। आसाम कौन बोल रहा है? आसाम, आसाम है। वेरी गुड। चलिए आसाम है, थैंक यू। आसाम है, सबसे पहले आसाम ने पारित किया था। उसमें वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तुरंत, और उसने तुरंत लागू कर दिया था। ठीक है, चलिए तो जीएसटी हो गया। उसके बाद निगम कर है, कारपोरेट टैक्स। क्या है? कारपोरेट टैक्स है। किसी का माइक ऑन है सर? माइक ऑफ कर लीजिए मैम। ठीक है, चलिए तो बिग कार हो गया था। उसके बाद बताया गया था रुपया कहाँ जाता है, रुपया कहाँ जाता है, हम लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं? सबसे अधिक भाई देखिए, हम सभी अगर जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं या जो भी थोड़ा बहुत भी कमाते हैं, वो कुछ ना कुछ उधार लिए रहते हैं। ठीक है, कुछ कर लिए रहते हैं, टैक्स लिए रहते हैं ना। पहले बार तो कर में चला जाता है कुछ पैसा, कर में, और फिर परिवार वालों को कुछ हिस्सा देना होता है। ठीक है, तो जो रुपया कमाता है उसका जाता कहाँ पे है? जो कुछ कर और देना होता है वहां चला जाता है, और परिवार के सदस्यों का कुछ भरण पोषण करना होता है, यानी राज्य का भरण पोषण, यानी राज्यों को जो हिस्सा देता है केंद्र सरकार। यहाँ से याद रखिएगा, जैसे हम परिवार को भरण पोषण के लिए पैसा देते हैं, वैसे केंद्र सरकार जो है राज्यों को अपने हिस्से का पैसा देती है। 21 पैसा दे देती है। किसको? राज्यों को। कर और राज्यों को, करों में और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है वो 21 पैसा है। फिर जो उधार लिया है, यानी कई सारे लोगों ने जमीन ली होगी, कोई कार लिया होगा, कोई बाइक लिया होगा, कोई कुछ लिया होगा, लोन पे कुछ पैसा होगा, तो लोन पे भी कुछ टैक्स चला जाता है, यानी ब्याज अदायगी में कुछ पैसा जाता है। वो 19 पैसा है। भारत सरकार ने जो उधार लिया है 19 पैसा है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पे 16 पैसा है, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं संचालित की जाती हैं, चाहे वो संबंधित हो, किसान सम्मान निधि हो, या फिर कोई अन्य योजना जो सिर्फ मनरेगा भी है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो इस पे 16 पैसा जाता है। वित्त आयोग पे 9 पैसा जाता है। अब इसे कोड में याद करना है, तो करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र पर। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर। ठीक है, करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर। हिंदी में अगर करना हो तो हिंदी में कर लीजिए, या फिर इंग्लिश में करना है तो टिस फाइनेंस बना सकते हैं। टिस फाइनेंस, टिस TIS फाइनेंस बना लीजिए। लेकिन हमें लगता है कि करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, यह आसान रहेगा। करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर। क्लियर है ये सबको? मतलब आसान कौन लग रहा है आप में से? कोई एक शब्द नीलम मैम आप बताइए, कौन आसान लग रहा है? हिंदी वाला। हिंदी वाला, ठीक है। एक बार याद कर लेना, ठीक है, जितने भी सदस्य लोग हैं एक बार याद कर लेंगे ना, फिर वो आरओ का प्री देना हो, मेंस देना हो, पीसीएस का प्री देना हो, तो दोबारा याद नहीं करना है। एक बार याद, यानी वो हर साल यही रहता है। आगे पीछे 1-2 पॉइंट होता है, वो फिर आगे पीछे हम लोग खुद भी कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है, लेकिन एक बार याद कर लेना बड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो बिग कार लिया और करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र पर वित्त। ठीक है जी, बोलिए सर। जो राजू का हिस्सा 21%, राजू का हिस्सा 21% केंद्र सरकार देती है, क्या 21% में सभी राज्य या फिर प्रत्येक राज्य का? नहीं नहीं, सभी राज्यों का हिस्सा है सर, सभी राज्यों का है। ठीक है, एक प्रश्न और आता है कि वित्त आयोग जो राज्यों का अंतरण करता है, वित्त आयोग भी करता है राज्यों का अंतरण, उसमें जो केंद्रीय पूल में राज्यों की हिस्सेदारी वो कितना % है? कौन बताएगा? केंद्रीय पूल में राज्यों की हिस्सेदारी कितना % है? रोहित सर बताइए,
बताइए रोहित सर। जी हिमांशु सर आप बताइए। नहीं सर कहाँ जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। विष्णु मैम आप बताइए। 41%। 41% है, ठीक है 41% है, ठीक है हिमांशु सर। इसे याद रखिएगा, वित्त आयोग जो राज्यों को अंतरण देता है, वित्त आयोग की जो केंद्रीय कुल में हिस्सेदारी देता है वो पहले 42% था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ उसके बाद से जम्मू कश्मीर राज्य के लिए 1% यानी 0.85% जो था तो जम्मू कश्मीर के लिए था, तो भारत सरकार ने 1% सीधा कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कुछ हिस्सा देना था, ठीक है, तो 1% कम करके 41% कर दिया। तो केंद्रीय पूल में राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो 41% की वित्त आयोग में। यहाँ पे क्लियर है सबको? ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा 41%, ये गलत नहीं होना चाहिए। जी सर मैम क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, देखिए जो वित्त आयोग राज्यों को अंतरण करता है, पैसा देता है वित्त आयोग ना, उसमें जो केंद्रीय पूल है, केंद्रीय पूल में राज्यों की जो हिस्सेदारी है पहले 42% थी, इसे वर्तमान में घटा के 41% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 41%। 1% जो रिड्यूस किया गया है वो किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू है, ये उसके कारण 1% रिड्यूस करके जम्मू कश्मीर को दिया जाता है। वैसे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है अगस्त माह में संसद से पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? अगस्त माह में संसद से पारित किया गया था। और 1 अगस्त को, एक देखिए एक डेट छूट गई है बताने के लिए आप लोगों से, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण दिवस घोषित किया गया है, ठीक है, ये याद है कि नहीं आप लोगों को? मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण दिवस कितने लोगों को याद है? याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि 1 अगस्त को ही जो 3 तलाक से संबंधित जो अधिनियम था भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। और उसके बाद एक दिवस और घोषित किया भारत सरकार ने 25 अगस्त को संविधान हत्या दिवस के रूप में। किसके रूप में? संविधान हत्या दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रुपया आता है, रुपया कहाँ जाता है? जी मैम। सर जो आपने मुस्लिम महिला वाला बताया सर, ये करंट का क्वेश्चन है या पहले का है? मैम ये पहले का है, लेकिन ये दिवस बना दिया ना भारत सरकार ने 1 अगस्त को, ये कभी नहीं पूछ सकता है। अगस्त तो अभी फिर बीता है ना, दिवस 1 अगस्त को घोषित कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि 2019 में ना मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया। 25 जून हमने मैंने कुछ और बोल दिया क्या? सॉरी अच्छा सॉरी 25 अगस्त बोल दिया, गलती से बोल दिया, 25 जून है। ओके थैंक यू मैम। अगस्त ध्यान में चल रहा था, अगस्त निकल गया इधर, ठीक है। चलिए आते हैं बजट की जो 9 प्राथमिकताएं हैं। 9 प्राथमिकताएं, इसको आप लोगों को बताया गया था और याद भी कर लिए होंगे, हमें निश्चित रूप से पता है, याद कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए 9 प्राथमिकताएं जो है, जो पहली प्राथमिकता है बजट की 9 प्राथमिकताओं में से पहली प्राथमिकता किससे संबंधित है? चलिए रूपाली मैम आप बताइए। सर कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और लचीलापन। ठीक है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन है। दूसरी जो प्राथमिकता है, इसे नंबर से नहीं याद रखना है, बस 2 3 4 ऐसे भी रख सकते हैं। 9 प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले तो कितनी प्राथमिकताएं हैं? 9 हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि बजट में कुल कितनी प्राथमिकताएं हैं? ठीक है, तो बजट में कुल 9 प्राथमिकताएं हैं। बजट कितने खंडों में था? 2 खंडों में था। कितने खंडों में था? 2 खंडों में था। ठीक है, 9 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा है विनिर्माण और सेवा। दूसरा क्या है? विनिर्माण और सेवा। दूसरा क्या है? विनिर्माण और सेवा है, जिसमें और उसका तीसरा क्या है? अवसंरचना। तीसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। चौथा है रोजगार और कौशल। चौथा क्या है? रोजगार और कौशल। पांचवा क्या है? शहरी विकास। पांचवा क्या है? शहरी विकास। और छठवां है नवाचार, अनुसंधान और विकास। नवाचार, अनुसंधान और विकास। और फिर छठवां क्या है? सातवां समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। फिर है सातवां ऊर्जा संरक्षण और आठवां है नई पीढ़ी के सुधार। नौवां क्या है? नई पीढ़ी के सुधार है। ठीक है, अब सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? नहीं सर। अच्छा हैंड रेस कर, ठीक है। चलिए, तो ये 9 प्राथमिकताएं एकदम रट्टा मार लीजिएगा, पक्का किसी न किसी में पूछ लेगा। 9 में से पूछ लेगा 4 में से कौन सा नहीं शामिल है,
या 6 ठो दे देगा, पूछेगा 1 2 3 4 5 कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये निश्चित रूप से 9 प्राथमिकताएं याद रखना है, 9 प्राथमिकताएं याद रखना है। अब एक एक प्राथमिकताओं को हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से प्रश्न बन सकते हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन ना, इसमें देखिए सबसे पहला तो कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 1,52,000 करोड़। लेकिन अगली जो लाइन है, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि, सबसे पहला कितना 32, और बागवानी फसलों की 109 हाई यील्ड वैरायटी यानी उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की गई। यानी कितनी कृषि 32, कितनी कृषि 32, और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला, प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के माध्यम से अगले 2 वर्षों में पूरे 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक खेती से कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, वो है 1 करोड़ किसान। कितने किसान है 1 करोड़ किसान है, ठीक है, कितने 1 करोड़, और कितने वर्षों में 2 वर्षों में, कितने वर्षों में 2। उसके बाद प्राकृतिक खेती की बढ़ावा देने के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने 10,000 जो हैं जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ के एक बार आगे बढ़ जाइएगा। प्रमुख उत्पादन केंद्रों के नजदीक जैसे सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ये भी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट में बन जाएगा, तो पढ़ के बस आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, डीपीआई लागू किया जाएगा 3 सालों में। डीपीआई कितने जिलों में, यानी 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। डीपीआई के तहत क्या किया जाएगा, 400 जिलों में, यानी 400 जिलों में डिजिटल जो क्रॉप सर्वे है वो किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों की जमीन की रजिस्ट्री दर्ज की जाएगी। 6 करोड़ किसान के जमीनों की रजिस्ट्री दर्ज की जाएगी। उसके बाद 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। कितने राज्यों में 5, कितने राज्यों में जारी किया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड 5 राज्यों में जारी किया जाएगा। वो 5 राज्य कौन कौन से थे बताया गया था क्या, शायद कोई बताएगा क्या, 5 राज्य बताए गए थे क्या? ऋषि मैम, नीलिमा मैम, आप लोग बताइए। नहीं बताया गया है, चलिए इसको देखना पड़ेगा। इसको अभी यहाँ पे एक बार मेरे पास मैसेज को कर दिएगा, कल नहीं जाएगा तो इसको मेरे पास मैसेज कीजिएगा, देख लूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर झींगा खेती के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा। नाबार्ड जिसकी स्थापना 1981 के अधिनियम के तहत 12 जुलाई 1982 को किया गया था, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को किया गया था नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कौन बताएगा? जी नितिन बताओ। सर मुंबई। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे सचिन सर? लखनऊ। सिडबी की स्थापना कब हुई थी कन्हैया सर? 1990। प्रदीप सर बताएंगे सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड, सिडबी का है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। लगभग याद किया कर रखा है आप लोगों ने। बजट यानी इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को लगभग तैयार है, इसलिए इकोनॉमिक भी आगे बढ़ता चल रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्राथमिकता 2। प्राथमिकता 2 क्या है? रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण में सरकार ने सबसे पहले तो रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं को लागू करने का लक्ष्य रखा है। 3 योजनाओं को लागू करने का लक्ष्य रखा है। वो कौन कौन सी है? चलिए, पहला है योजना क के अंतर्गत पहली बार रोजगार पाने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी पहली बार जो भी रोजगार पाएगा उन्हें ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। 1 महीने का वेतन जो है 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें वेतन जो है
जिनका वेतन 1 लाख रुपए से कम है। 1 लाख रुपए से कम अगर वेतन है तो 15,000 रुपए जो है 1 महीने का वेतन लगभग 3 किस्तों में दिया जाएगा ईपीएफ फॉर्म में। ठीक। दूसरा है प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है और योजना की जो अवधि है वो होगी 2 वर्ष। योजना की अवधि कितनी है? 2 वर्ष है। फिर है योजना ख में यानी विनिर्माण में रोजगार सृजन। रोजगार सृजन के लिए क्या है? कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50% या बेस लाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। बस एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है नियोक्ता को मदद करने के लिए सरकार नियोक्ता को उनके ईपीएफओ योगदान के लिए अगले 2 साल तक हर कर्मचारी पर 3,000 रुपए तक का प्रति माह यानी प्रत्येक माह भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में अगर शामिल होता है, उनकी वेतन 1 लाख रुपए से कम है तो 1 लाख रुपए से अगर कम है कर्मचारी का वेतन, ईपीएफओ में पहली बार शामिल होता है, तो सरकार जो है 3,000 रुपए प्रत्येक माह जो है भुगतान करेगी उस नियोक्ता को जो कंपनी है। उसके बाद अगला है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक सहयोग से उद्योगों के सहयोग से छात्रावास और महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। उसके बाद महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीडिंग करिए, आगे बढ़ जाइएगा। कौशल विकास के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं विश्व कौशल विकास दिवस का मनाया जाता है। विश्व कौशल विकास दिवस का मनाया जाता है कन्हैया सर? सर 15 मार्च ना, 15 जुलाई है। 15 जुलाई है सर। चलिए 15 जुलाई है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही होता है कि हम प्रश्न पढ़ा कहाँ रहे थे, कहाँ लेके चले गए दिवस, ठीक है। कौशल विकास जो हो गया, तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को रखा गया है। उसके बाद 5 सालों में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी आईटीआई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। उनका उन्नयन किया जाएगा। आईटीआई को उन्नयन किया जाएगा 1,000, ठीक है। 1,000 आईटीआई को उन्नयन किया जाएगा, उनको मॉडिफाइड किया जाएगा। फिर 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ठीक है। यानी ये इंपॉर्टेंट होता नहीं, बस रीडिंग कर लीजिएगा एक बार। 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति घरेलू संस्थान में अगर किसी प्रकार की जो एजुकेशन से संबंधित लेना चाहता है लोन, तो 10 लाख रुपए तक होगा। और इस राशि ऋण पे या ऋण राशि 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। 1 लाख छात्रों को ये सब्सिडी देना है, ठीक है, इस योजना के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं प्राथमिकता 3 पे समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये प्रश्न इसे ध्यान से देखना है। समावेशी मानव संसाधन विकास और समावेशी न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय। मिशन पूर्वोदय के तहत किन किन राज्यों को रखा गया है टारगेट पे? मिशन पूर्वोदय के तहत जो राज्य हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य हैं, याद रखिएगा मिशन पूर्वोदय के तहत, ठीक है। पूर्वोदय नामक योजना शुरू की जा रही है। पूर्वोदय में 5 राज्य हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि मिशन पूर्वोदय में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद कोई भी राज्य होगा सब शामिल नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? जी मोहित सर बताइए आप। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कन्हैया सर 2014। मोहित सर आप पुराना चले गए। आंध्र प्रदेश राज्य का उसमें गठन हुआ था सर, पुनर्गठन नहीं था, ठीक है। सॉरी सर, ठीक है सर वो तो तेलंगाना हुआ है ना? नहीं, पुनर्गठन कर रहे ना, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, तेलंगाना नया राज्य बना ना, नया राज्य तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, ठीक है सर। शब्द में डिफरेंस है। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, ठीक है।
चलिए मैम कुछ बोलना है क्या आपको? जी सर ये जो प्राथमिकता 2 में ये जो पॉइंट है घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता, सर परसों आपने करंट भेजी थी, उसमें प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, सर ये इसी से संबंधित है, इसमें भी 7 दिसंबर जी 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 वही है ये विद्या लक्ष्मी योजना, उसी से रिलेटेड है ये ठीक है। पूरा। वो तो मैम अभी पूरा डिटेल वहाँ देख लिया जाएगा, फिर से एक बार वो अभी छूट भी रहा है, देखिए उस पर कितने दिन से चर्चा, 3-4 दिन से उस पर चर्चा में भी है ना, जो ग्रुप में डाला गया है कल, पहले उसी पे प्यार करते हैं, वो छूट जाएगा नहीं तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट जी जी बोलिए सर। देखिए सर होता क्या है ना कि जो राज्य हैं पहले से गठित है, ठीक है, तो उनकी सीमाओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो उसका अधिकार सिर्फ संसद के पास है, ठीक। तो संसद क्या करती है, उन्हें पुनर्गठन करती है, यानी पहले जो राज्य की सीमा थी उसे घटा दिया गया, ठीक है। कुछ राज्यों की सीमा हो सकता है बढ़ा दिया जाए, लेकिन सीमा तो बढ़ती बहुत कम है। ऐसा इतिहास में हमको नहीं लगता किसी राज्य की सीमा बढ़ी है, घटी ही है जब नए राज्य का गठन होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बनाया गया हो, उत्तरांचल बनाया गया हो, बाद में जो उत्तराखंड बना, या फिर झारखंड जो बना इसे बिहार से काट के और मध्य प्रदेश से काट के बना छत्तीसगढ़, या फिर असम यानी 7 सिस्टर्स उधर बने हैं सारे राज्य, तो उनको काट के छोटा कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब उनको काटा जाएगा, उनकी सीमा को छोटा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, घटाया बढ़ाया जाएगा, तो पुनर्गठन होगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला है मिशन पूर्वोदय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित 1953 में जो राज्यों का भाषाई आधार पर पहली बार जो राज्य गठन हुआ था, पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद दूसरा राज्य गुजरात है, 1960 में हुआ था, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखिए मिशन पूर्वोदय में 5 राज्य हैं और 5 राज्यों का नाम भूलना नहीं है। फिर अमृतसर, कोलकाता, गलियारा, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। नाजनीन कुछ बोलना क्या आपको? सर इन 5 राज्यों के नाम और बता दीजिए नामों के। मैम आराम से याद रहेगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या फिर बब्बी बना लीजिए, बब्बी उड़ी झार के आधा, बब्बी उड़ी झार के आधा, ऐसे बना सकती हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बब्बी उड़ी झार के आधा, ठीक है मैम। चलिए आओ पब में झार के बिहार करें। हाँ आओ पब में झार के बिहार करें, ये भी सही है नहीं सर, आओ ना बना के हम लोग बनाए ना, आधा पब झार के बिहार करें, आधा, अच्छा आओ ठीक है, आधा से आधा पब झार के उड़ीसा में बिहार करें, ठीक है सर। कुछ भी आराम बन गया, अच्छा है, जो भी बन जाए अच्छा है, याद रहेगा। चलिए पब वाला अच्छा बन गया, आओ पब झार के बिहार करें। चलिए हाँ आओ, और सॉरी इसके बाद अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गया किस नदी के किनारे है? गया किस नदी के किनारे है, कौन बताएगा? जी नीलिमा मैम बताइए आप। हाँ नीलिमा मैम, फाल्गु नदी। हाँ वेरी गुड, फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी जो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त नदी है, जो गया करने जाते हैं हिंदू धर्म के लोग अपने पितरों के पुनरुद्धार के लिए, वहां से संबंधित कर सकते हैं फाल्गु नदी, ठीक है। तो गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। वैसे बोध गया जो है गया में ही है, बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, कौन बताएगा? रोहित सर बताइए, रोहित सर बताइए। अरुणिमा मैम, बोध गया में निर्वाण प्राप्त हुआ था? अरे कहाँ जा रहे देवरा सर, आप बताइए। सर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था मैम, निर्वाण तो प्राप्त, हाँ निर्वाण प्राप्त तो यहाँ हुआ है मल्ल, कुशीनगर, कुशीनगर में, ठीक है। चलिए ओके मैम, कोई नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन में जल्दी से बोलना कुछ और चाहता है, हम लोग निकल कुछ और जाता है। चलिए एक सर निर्वाण प्राप्त हुआ था गया में, वो महापरिनिर्वाण वहाँ कुशीनगर में प्राप्त हुआ।
तो सर महापरिनिर्वाण और निर्माण निर्माण में अंतर क्या है सर? अंतर है दोनों में। निर्वाण प्राप्ति को बोलते हैं ना, निर्वाण। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति को? ज्ञान प्राप्ति है निर्वाण, महापरिनिर्वाण। अच्छा सर उसको महापरिनिर्वाण कहेंगे ना। ठीक है, इस पे एक मिनट इस पे डिबेट नहीं करते हैं, इसको सीएल सर हम लोग कंफर्म कराएंगे। सीएल सर जो हम लोगों के गुरु हैं ना, तो जो कहते हैं ना कि ये फिलोसफी की चीजें हैं, फिलोसफी वाले ही बता सकते हैं, हम लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है मैम, अगर आपने निर्माण बोला और बच्चे अन्य सदस्य बोल रहे हैं निर्माण से, ये तो कोई नहीं, हम ही को कंफ्यूजन हो जाएगा। फाल्गुन नदी है, निरंजना नदी है जो। हाँ निरंजना नदी भी बोलते हैं उसको। चलिए, तो क्या हो गया, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 26,000 करोड़ की लागत से बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। फिर बोधगया राजगीर वैशाली, और ये देख रहे हैं कि राजगीर बोधगया वैशाली ये तीनों बुद्ध से संबंधित व्यवस्था बुद्ध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वैशाली में भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना का विकास किया जाएगा। बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा। फिर बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है बक्सर में। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1700 कब बताएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। तो कोड आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, सासू का बक्सा बक्सर में खुला, पहले बता चुके हैं। सासू का बक्सा बक्सर में हेक्टर मुंडो ने 1764 में खोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य, अच्छा सासू का बक्सा बक्सर में हेक्टर मुनरो ने 1764 में खोला। हो गया सर, सासू का बक्सा यानी सबसे पहले सासू क्या आता है नीलम में बताएंगे जी, नूतन मैम बताइए। शाह आलम, सू से क्या आता है? हाँ शाह आलम द्वितीय। सू से क्या आता है नूतन मैम? सुजाउद्दौला। और नितिन बताएंगे शाह से क्या आता है? मीर कासिम। काशी। ठीक है सर, सासू यानी शाह आलम, सुजाउद्दौला और फिर मीर कासिम, ये तीनों एक तरफ और हेक्टर मुंडो एक तरफ। ठीक है, युद्ध होता है बक्सर में 1764 में। ठीक है, और हेक्टर में मुंडरो ने खोला, यानी हेक्टर मुंडरो था। ठीक है सर, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। देख रहे हैं राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए जहां पर वित्त वर्ष में यानी इस वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन अधिनियम है 2014 में आया था, और नई राजधानी क्या बन रही है इसकी? अमरावती बन रही है। क्या बन रही है? अमरावती बन रही है। चलिए, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कोपार्थी क्षेत्र याद रखिएगा, कोपार्थी क्षेत्र कहाँ पर है? विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में है। ठीक, उसके बाद हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के क्षेत्र में ओरावकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसी आवश्यक अवसंरचना के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओरावकल क्षेत्र कहाँ पर है? हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में है। और विशाखापट्टनम वाला जो है चेन्नई औद्योगिक गलियारा, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा में है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी थी वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसकी शुरुआत कब हुई थी? अरुण सर बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? जी नारदी मैम बताइए। 2016 में, वेरी गुड। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, रोकते हैं जी, बहुत लगातार बोलते क्या तिरुपति विद्युत संयंत्र छूट गया। अरे कहाँ पे? अरे हाँ सॉरी। हाँ, वहाँ जो बिहार वाला है तिरुपति विद्युत संयंत्र जो है बिहार में स्थापित किया जाएगा। जो प्राथमिकता 3 थी,
आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के पहले फिर 35, ये याद रखिएगा, आ गया तो मतलब ध्यान नहीं दिया, ध्यान से उतर गया, पिछली बार टिक किया गया था। फिर 35 जो है 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र है, यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी जो पुराने सदस्य हैं एक बार थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए, इन लोगों से कुछ हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं।